कहानी की शुरुआत हमारे हीरो लियो से होती है, जो एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने गेम्स को कभी भी संजीदगी सीरियसनेस से नहीं लिया। इसी वजह से वो बस बेप्सी से देखता रहा जब उसकी बहन को किसी अनजान शख्स ने तलवार से मार दिया। एक बड़े भाई होने के नाते लियो पर इसका बोझ आ गया था क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया। ख्यालों में खोया हुआ वो सोच रहा था कि कहाँ गलती हुई और ये दर्दनाक अंजाम क्यों हुआ। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक आदमी तलवार लिए पीछे से आ रहा है। पल भर में ब्लेड उसके जिस्म के आर पार हो गई और उसका खून बहने लगा। होश आने पर एक अजनबी ने उसे उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बहन की बेजान बॉडी के पास फेंक दिया। सदमे में लियो हकीकत को मानने से इनकार कर रहा था। अगर उसे पता होता कि उनका अंजाम ये होगा, तो वो शुरू से ही गेम को सीरियस लेता। उसके माँ बाप नहीं थे और लियो का सबसे बड़ा सपना अपनी बहन का ख्याल रखना था ताकि उसका भविष्य अच्छा हो। वो यू एंड वर्ल्ड नाम की गेम खेलता था, मगर सिर्फ टाइम पास के लिए। उसे क्या पता था कि ये वर्चुअल दुनिया हकीकत पर कब्जा कर लेगी और प्लेयर्स को उनके किरदारों की ताकत मिल जाएगी, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लियो बेप्सी से अपनी बहन को मरते हुए देख रहा था, जबकि पास खड़े दो खिलाड़ी हंस रहे थे और अगले कदम की प्लानिंग कर रहे थे। अचानक उसके अंदर कुछ जागा। वो 3 पक्के इरादों के साथ उठा। पहला, उसे उस दुनिया से नफरत थी जहां नियम इतनी आसानी से बदल जाते थे। दूसरा, वो खुद से नफरत करता था कि उसने गेम सीरियस नहीं लिया। और सबसे बढ़कर, उसके दिल में अपनी बहन के कातिल के लिए गहरी नफरत थी। साफ लग रहा था कि किलर को मारने में मजा आ रहा था। लियो ने जमीन से कुछ उठाया और कातिल के सिर पर दे मारा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया। दुश्मन ने हैरान होकर अपना सिर पकड़ा, समझ नहीं पाया कि क्या हुआ और वो चीज कहाँ से आई। जमीन पर लेटे हुए लियो ने एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ ये सब देखा, खुश था कि उसने थोड़ा तो मुकाबला किया। हालांकि उसकी किस्मत तय हो चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के कातिल ने लियो को काट दिया और कहा कि वो कभी किसी कमजोर लेवल के खिलाड़ी को उसे चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। हालांकि तभी कुछ अजीब हुआ। वो अपने घर के बिस्तर पर जागा। बाहर सड़कों पर एक ऐलान गूंज रहा था, गेम शुरू होने में सिर्फ 8 घंटे बाकी हैं। लियो अचानक उठ खड़ा हुआ, यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे साफ याद था कि वो मर चुका था। उसने इधर-उधर देखा और पहले तो जगह नहीं पहचान पाया, फिर उसे एहसास हुआ कि ये उसका पुराना अपार्टमेंट है, जहां वो 3 साल पहले रहता था। अचानक दरवाजा खुला और एक लड़की की आवाज आई। लियो! हॉलवे में वो जो देख रहा था, उस पर उसे यकीन नहीं आया। उसकी बहन कांपती हुई आवाज के साथ यू एंड वर्ल्ड गेम का बॉक्स लिए खड़ी थी। उसने पूछा कि ये कौन सा साल है। बहन ने सवाल से हैरान होकर मजाक में जवाब दिया कि ऐसा लगता है तुम बुरे मूड में जागे हो, और बताया कि ये साल 2030 है। ये सुनकर लियो को झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से उठा और खिड़की की तरफ भागा। उसे महसूस हुआ कि वो वक्त में पीछे ठीक उसी दिन लौट आया है जब दुनिया पहली बार बदली थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया और खुद से वादा किया कि इस बार वो उसे मरने नहीं देगा। वो सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनेगा, ताकि ये सब दोबारा सिर्फ एक बुरा सपना न बन जाए। 27 जुलाई 2030 को वर्चुअल रियलिटी गेम यू एंड वर्ल्ड रिलीज हुई और 1 सितंबर को इसने दुनिया पर कब्जा कर लिया। सभी खिलाड़ियों को गेम वाली ताकतें मिल गईं। समाज के दबे कुचले लोगों को अचानक ऐसी पावर मिल गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें एक ऐसी ताकत महसूस हुई जो पहले कभी नहीं थी, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा-तफरी मच गई और दौलत और पावर के लिए जंग शुरू हो गई। हमारे हीरो ने एक ऐसे खिलाड़ी का रास्ता चुना था जिसने गेम की दुनिया को बस ऊपर-ऊपर से देखा था, और इसी वजह से उसे एक दर्दनाक अंजाम भुगतना पड़ा। कम लेवल होने की वजह से वो आखिर में मर गया। लेकिन किसी चमत्कार से उसे किस्मत ने एक और मौका दिया। उसका पुनर्जन्म रीबर्थ हुआ और वो ठीक 3 साल पीछे लौट आया, जब गेम रिलीज होने वाली थी। इस बार वो सबसे ताकतवर बनने का इरादा कर चुका था। वो ख्यालों से बाहर आया और हकीकत में लौटा। वो तब हैरान हुआ जब उसकी बहन ने उसे धक्का दिया, क्योंकि अनजाने में उसने उसे बहुत जोर से गले लगा लिया था।
वो शर्मिंदा थी और उसे लगा कि उसका भाई बस उसे तंग कर रहा है। लियो अजीब तरह से मुस्कुराया और मान लिया कि वो मजाक कर रहा था। अब हम यू एंड वर्ल्ड लॉन्च के वक्त पर चलते हैं। हमारे हीरो ने वीआर चश्मा पहना और बिस्तर पर लेट गया। वो जानता था कि दुनिया पर गेम का राज होने में सिर्फ 34 दिन बाकी हैं। अगर वो इस दौरान सबसे मजबूत खिलाड़ी बन सका तो वो और उसकी बहन बच जाएंगे, वरना गेम में घुसते ही मर जाएंगे। वो शुरुआती मैदान स्पॉन एरिया में दिखाई दिया, जहां बहुत सारे खिलाड़ी पहले से जमा थे। एक एडमिन ताकत स्ट्रेंथ नाम की स्किल दिखा रहा था। उसने पहला हमला किया और एक बड़ी चट्टान को बीच से काट दिया। फिर अपनी एनर्जी को जमा करके उसने एक ही बार से चट्टान को 2 टुकड़ों में ऐसे बांट दिया जैसे वो मक्खन हो। ये देखकर लियो का मुंह खुला का खुला रह गया, उसे गहरा सदमा लगा। सिस्टम ने हमारे हीरो को सीधे गेम के स्पॉन पॉइंट पर पहुंचा दिया। बहुत से खिलाड़ी इस नई दुनिया को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन लियो का फोकस बस एक ही चीज पर था, जितनी जल्दी हो सके खुद को मजबूत करना। उसने ताकत स्ट्रेंथ स्किल को चुनने का फैसला किया क्योंकि इसे सबसे रहस्यमयी माना जाता था, और यही एक आम खिलाड़ी और एक सच्चे योद्धा के बीच का फर्क तय करती थी। वक्त बर्बाद किए बिना वो ट्रेनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। इस दुनिया में लड़ने की कोई फिक्स क्लास नहीं थी, बस हथियारों के हिसाब से बंटवारा था। ये जानते हुए लियो किसी हथियार पर जल्द से जल्द महारत हासिल करना चाहता था क्योंकि असली ताकत उसे सही से इस्तेमाल करने में ही थी। एक बार जब वो किसी हथियार के साथ 100% निपुण प्रोफिशिएंट हो जाएगा तो उसके पास उस स्किल का पूरा कंट्रोल होगा। इसी जल्दबाजी में वो हथियार वाले हॉल में गया। उसे डर था कि वहां भीड़ होगी, लेकिन अंदर जाकर वो हैरान रह गया क्योंकि पूरी जगह खाली थी। लियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने इरादे का पक्का था। अपने मकसद को पाने के लिए वो सीधे हथियारों के रैक पर गया और चुनना शुरू कर दिया। कटाना उसका पसंदीदा हथियार था, तो उसने इसी से शुरुआत की। हालांकि वो जानता था कि उसे सभी उपलब्ध हथियारों को टेस्ट करना चाहिए। 5 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो थक गया था, फिर भी वो कटाना में पूरी तरह से माहिर होने में कामयाब रहा। थकान के बावजूद उसने इसे अपना मेन हथियार बना लिया। वो जानता था कि बर्बाद करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। उसने तलवार पकड़ी और खुद को अपनी हदों से आगे धकेलते हुए एक नई ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसी हॉल में एक जोड़ा गलियारों से घूम रहा था और देख रहा था कि सब कुछ कितना असली लग रहा है। अचानक लड़की ने पीछे एक ट्रेनिंग रूम देखा। आवाजें सुनकर उसे उत्सुकता हुई कि अंदर क्या हो रहा है। लड़के ने साइन बोर्ड देखा और कहा कि ये शायद कोई ट्रेनिंग की जगह है। बिना हिचकिचाहट के लड़की ने झांक कर देखा, जहां उसने हमारे हीरो को एक लकड़ी के पुतले पर तलवार से लगातार हमले करते हुए देखा। उसने देखा कि लियो वहां ट्रेनिंग करने वाला अकेला इंसान था, जो उसे काफी अजीब लगा। वो हथियारों के रैक के पास गया, लेकिन उन्होंने कुछ उठाया नहीं। वो बस ये समझना चाहते थे कि ट्रेनिंग काम कैसे करती है। उन्होंने कुछ मिनट तक देखा, फिर हथियारों को ये कहते हुए जमीन पर फेंक दिया कि ये एक बोरिंग काम है जो सिर्फ हारने वालों के लिए है। जाते जाते उस शख्स ने समझाया कि ट्रेनिंग हॉल सिर्फ हथियार चलाने की स्किल बढ़ाता है, कोई और फायदा नहीं देता। उसने जोर दिया कि 100% स्किल हासिल करने के लिए कम से कम 10,000 वार करने होंगे। लड़की ने सुझाव दिया कि वो यहां से चलें और उस वक्त का इस्तेमाल लेवल बढ़ाने लेवल अप में करें। लड़के ने तुरंत हामी भरी। लड़की ने लियो पर एक आखिरी नजर डाली, किसी वजह से वो उसे याद रह गया था। हालांकि लियो ने ध्यान भी नहीं दिया कि कोई वहां से गुजरा है। वो बिना आराम किए लगातार वार करता रहा। पहले दिन उसने कटाना और कुछ और हथियारों में महारत हासिल कर ली, लेकिन उसकी खास स्किल अभी तक जाहिर नहीं हुई थी। दूसरे दिन उसने भाला, कुल्हाड़ी, ढाल और हथौड़े का इस्तेमाल करना सीख लिया। फिर भी तीसरे दिन तक उसकी असली ताकत नहीं जागी। जबकि बाकी खिलाड़ी पहले ही 10 से 20 लेवल तक पहुंच चुके थे, लियो अभी भी लेवल 1 पर था और उसकी ताकत छिपी हुई थी। उसने सोचा कि ट्रेनिंग रोककर लेवल बढ़ाए, लेकिन तुरंत इस ख्याल को झटक दिया। अगर उसे सबसे मजबूत खिलाड़ी बनना है, तो उसे हर कीमत पर अपनी स्किल चाहिए। उसे कोई नहीं रोक सकता।
एक बार फिर सीन बदलता है और हम ट्रेनिंग हॉल के बाहर सड़क पर आ जाते हैं। वही कपल इस बात पर चर्चा कर रहा था कि एक खिलाड़ी की मौत हो गई थी। यू एंड वर्ल्ड में सजा बहुत सख्त थी, मरने पर खिलाड़ी अपने सारे एक्सपीरियंस लेवल खो देता था। बातों के बीच में लड़की ने एक बार फिर लियो को देखा और हैरान रह गई, वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। उसके साथ वाले लड़के को भी झटका लगा। उन्होंने कहा कि खेलने के कई मजेदार तरीके हैं जो बिना रुके ट्रेनिंग करने से कहीं बेहतर हैं। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि लियो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके दोस्त ने कहा शायद वो कोई छिपा हुआ राज जानता है। उसने सोचा कि वो भी किसी हथियार पर महारत हासिल करने की कोशिश करे, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि ये बेकार है क्योंकि लियो पूरे 3 दिनों से ट्रेनिंग कर रहा है और कुछ नहीं बदला। जबकि बाकी खिलाड़ी लेवल 20 तक पहुंच गए हैं, वो अभी भी सिर्फ हथियार चलाना सीख रहा है। इस तरह तो वो कभी नहीं जीत पाएगा। हालांकि लियो ने उस जोड़े को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उसके पास एक मकसद था और वो ध्यान भटकाने में वक्त बर्बाद नहीं करेगा। लड़की को उसके जुनून से चिढ़ होने लगी। उसने कहा कि लियो किसी गेम के नशेड़ी जैसा लग रहा है। उसने कहा कि अगर वो सबसे मजबूत फाइटर बन भी गया तो उसने अपने वक्त के लिए कभी हथियार ट्रेनिंग ट्राई नहीं की। बेहतर होगा कि वो अब वहां से जाकर लेवल बढ़ाए। उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और जोर देकर कहा कि वो चलें, उन्हें जल्द से जल्द और तजुर्बा हासिल करना है। कुछ दिनों बाद हमारे हीरो को एक अचानक नोटिफिकेशन मिला कि उसने 18 तरह के हथियारों में महारत हासिल कर ली है और उसे मास्टर ऑफ आर्म्स का खिताब मिला है। अब वो अपनी पसंद के किसी भी हथियार के साथ बाकी 17 हथियारों की खूबियों का इस्तेमाल कर सकता था। हाथ में चाबुक लिए वो थका हुआ था और अपनी आंखों के सामने आए मैसेज को समझ ही रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सभी धारदार हथियारों को मास्टर कर लिया था, लेकिन उसकी वो खास स्किल कभी सामने नहीं आई जिसका वो इंतजार कर रहा था। इस वजह से उसने धारदार हथियार छोड़ने का फैसला किया। शायद उसका असली हुनर बंदूकों, फायर आर्म्स में था। बिना वक्त गवाए वो शूटिंग रेंज की तरफ चला गया। चलते हुए उसने अपनी पिछली जिंदगी की कुछ अजीब बातों पर गौर किया। उसने कभी ऐसे खिलाड़ी का सामना नहीं किया था जिसने ऐसी ताकत इस्तेमाल की हो। हॉल में घुसते ही बंदूकों के सामने एक शानदार नजारा दिखा। मेटल के रैक पर तरह तरह के हथियार सजे थे। लियो ने बिना हिचकिचाहट के एक पिस्तौल चुनी। दिन तेजी से बीत रहे थे, 5 दिन से ज्यादा हो चुके थे और उसे यकीन था कि बाकी खिलाड़ी लेवल 30 तक पहुंच गए होंगे। इस बीच वो अभी भी हथियारों के ढेर को देखकर लेवल 1 पर ही था। लियो ने अपने सीने में एक घबराहट महसूस की। बहुत सारे हथियार थे और डर था कि दुनिया पर कब्जा होने से पहले वो उन सब पर महारत हासिल नहीं कर पाएगा। एक पल को उसने सोचा कि क्या ये सब जारी रखना सही है, लेकिन फिर उसकी बहन की मौत की यादें ताज़ा हो गईं। वो लेवल 20 का खिलाड़ी जिसने उसकी हत्या की थी। उसका खून खौल उठा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बिना ताकत के वापस नहीं लौट सकता था, वरना वो कभी सबसे मजबूत खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। गहरी सांस लेते हुए उसने पिस्तौल उठाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी। भले ही उसकी किस्मत में फिर से मरना लिखा हो, वो कभी हार नहीं मानेगा। इसी बीच ट्रेनिंग हॉल में वो लड़की जिसने कभी लियो का मजाक उड़ाया था, वापस लौटने का फैसला करती है। उसकी प्रोग्रेस चेक करने के बाद जब उसने अंदर देखा, तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसे लगा कि लियो हार मानकर जा चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। अचानक एक तेज धमाके की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। उस भारी आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। वो अनजाने में शोर का पीछा करती हुई ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ गई और दरवाजे से झांक कर देखा तो वो दंग रह गई। लियो ने गोली चलाना बंद कर दिया था क्योंकि उसने ट्रेनिंग टारगेट को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसके चारों तरफ एक अजीब सी हरी आभा, ऑरा, चमक रही थी। उसका पूरा वजूद ही बदल रहा था। लड़की ने डर के मारे अपने हाथों से मुंह ढक लिया ताकि चीख न निकल जाए। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था कि आखिर लियो के साथ क्या हो रहा है। लियो का एक हिस्सा जैसे जम गया था, वो कुछ देख नहीं रहा था, जैसे शून्य में खो गया हो। लेकिन हकीकत में वो नोटिफिकेशन पढ़ रहा था जिसका उसने इतने लंबे समय से इंतजार किया था।
मैसेज में लिखा था, मुबारक हो, आपने इनाम के तौर पर एक पिस्तौल के साथ 100% महारत हासिल कर ली है। आपने एक नई स्किल हासिल की है। लियो के जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। उसे आखिरकार उसकी ताकत मिल गई। अब पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो आने वाली तबाही के लिए तैयार है। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। अगला कदम साफ था, लेवल बढ़ाना और बाकी खिलाड़ियों की बराबरी करना। उसके सारे आंकड़े, स्टैट्स, 5 के बेसिक लेवल पर थे, सिवाय उसकी सहनशक्ति, एंड्योरेंस, के जो सिर्फ 1 थी। इसके अलावा पैसिव स्किल्स के लिए एक नया आइकन आया, लेकिन वो खाली था। लियो लेवलिंग शुरू करने के लिए तैयार था। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने हॉलवे में खड़ी उस लड़की को देखा। उसने लापरवाही से दूसरी तरफ देखने और सीटी बजाने का नाटक किया, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। हालांकि लियो ने ये सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया कि लड़की ने कुछ देखा है या नहीं, वो बस उसके पास से गुजर गया जैसे वो वहां थी ही नहीं। बदले में लड़की को अजीब तरह से शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना असहज क्यों महसूस कर रही है। वो पूछना चाहती थी कि अंदर क्या हुआ था, वो समझना चाहती थी कि लियो के चारों तरफ वो अजीब रोशनी क्या थी, लेकिन आखिर में वो हिचकिचा गई। लियो ने गेम के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी थी। अहम जानकारी ये थी कि गेम में 10 मिलियन खिलाड़ी ऑनलाइन आ चुके थे। इससे बस यही पक्का हुआ कि वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है। स्टोर पर पहुंचने के बाद उसने अपना सामान चुना। उसने 500 सिक्कों वाली व्हाइट ड्रैगन नाम की एक लो लेवल पिस्तौल खरीदी। उसने 300 सिक्कों के लिए 300 गोलियों का एक बॉक्स और एक लो लेवल खंजर भी खरीदा, जिसकी कुल कीमत 200 सिक्के थी। उसने अपनी नई चीजों पर 1000 सिक्के खर्च किए। स्टोर छोड़ते वक्त उसे थोड़ी मायूसी हुई, कीमतें बहुत ज्यादा थीं। और इन गेम करेंसी की वैल्यू असली पैसों के बराबर थी, जिससे उसके लिए सब कुछ और भी महंगा हो गया था। गेम बनाने वाली कंपनी ने आइटम की कीमतों को बहुत ज्यादा रखा था। फिर भी वो अपने नए हथियारों से संतुष्ट था। जैसे ही उसने खंजर को चेक किया, उसने बिना हिचकिचाहट के अपनी खास स्किल मास्टर ऑफ आर्म्स को एक्टिवेट किया। इस स्किल ने उसे हथियारों की सीमाओं को तोड़ने और एक हथियार की ताकतों को दूसरे पर लागू करने की इजाजत दी। उसकी नई शक्ति का पहला असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। अपनी क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए लियो मिरर किंगडम की तरफ मुड़ा। ये जगह खिलाड़ियों को खुद की एक मिरर कॉपी, नकल, से लड़ने का मौका देती थी। नियम आसान थे। अगर कोई खिलाड़ी अपनी कॉपी को हराने में कामयाब होता है, तो उसे एक्स्ट्रा पैसा और एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि इसमें हिस्सा लेने के लिए 2 शर्तें थीं। खिलाड़ी को अपनी कॉपी से कम 5 लेवल नीचे रहना होगा और लड़ाई में घुसने के लिए अपने पास मौजूद गोल्ड का 10% भी देना होगा। ये शर्तें लियो के लिए कोई समस्या नहीं थीं, असल में ये उसके लिए एकदम सही मौका था। वो अभी भी लेवल 1 पर था, लेकिन अब उसके पास असली ताकत थी। मिरर किंगडम के हॉल में चलते हुए हताशा की चीखें गूंज रही थीं। 2 खिलाड़ी मिरर कॉपीज की मुश्किल के बारे में शिकायत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वो सब खो दिया जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी। 2 और खिलाड़ी तंजिया, सार्कास्टिक अंदाज में ये नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने हारे हुए खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया और जब उन्होंने लियो को देखा, तो उनमें से एक ने लड़के की कमर से लटकती पिस्तौल को देखकर नफरत से हंस दिया। उनके लिए ये गेम में सबसे खराब हथियार था। दूसरे खिलाड़ी ने भी हिकारत दिखाई। उन्हें यकीन था कि लियो एक अनाड़ी नौसिखिए से ज्यादा कुछ नहीं है। वो सोच रहे थे कि ऐसे बेकार गियर के साथ वो कैसे जीत सकता है। लियो चुप रहा, बस खिलाड़ियों को देखता रहा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो अब क्या करने की काबिलियत रखता है। अपना फैसला पक्का करने के बाद लियो ने मिरर किंगडम में अपनी पहली लड़ाई के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार किया। वो जानता था कि तजुर्बे की कमी की वजह से हालात उसके खिलाफ थे, लेकिन वो ये भी समझता था कि लड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने इंटरफेस समझने के लिए सिस्टम मेनू का इस्तेमाल किया। एक पल बाद एक नोटिफिकेशन आया जिसमें एक मिरर प्लेयर का सामना करने की पुष्टि मांगी गई। लियो ने अपनी भागीदारी कन्फर्म की, नतीजों को पूरी तरह जानते हुए। सिस्टम ने 100 सिक्कों की फीस की पुष्टि के लिए एक नोटिफिकेशन दिखाया।
दूसरा नोटिफिकेशन कबूल करने के बाद उसे याद दिलाया गया कि एक बार मिरर किंगडम के अंदर जाने के बाद खिलाड़ी लड़ाई पूरी होने तक बाहर नहीं जा सकता। कुछ ही पलों बाद लियो मैदान में पहुंचा दिया गया। उसका विरोधी जंग के लिए तैयार खिलाड़ी था। उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हुई और लड़ाई 10 सेकंड में शुरू होने वाली थी। जब काउंटडाउन 5 सेकंड तक पहुंचा, लियो की नसों में तनाव दौड़ गया। उसने कभी भी अपनी मर्जी से किसी से लड़ाई नहीं की थी और टकराव का डर उस पर हावी हो गया। उसका पैर कांपने लगा। खुद को शांत करने की कोशिश में उसने पैर पटका, लेकिन इससे उसका ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से वो लड़ाई की शुरुआत चूक गया। उसके विरोधी ने लाल तलवार लेकर तुरंत हमला बोल दिया। लियो ने सोचा कि शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो गया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वो पहले हमले से बचने में कामयाब रहा और दुश्मन पर गोली चलाने की कोशिश की। बदकिस्मती से उसके सारे शॉट्स मिस हो गए और जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ा, वो लगभग गिर गया। दुश्मन आगे बढ़ता रहा और लियो की लड़खड़ाहट का फायदा उठाते हुए उसे आसानी से निहत्था डिसार्म कर दिया। अब बिना किसी हथियार के लियो को केवल अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके लाल तलवार का सामना करना पड़ा। विरोधी को अपनी जीत का पूरा यकीन था। शक के उस पल में लियो को एहसास हुआ कि वो हार नहीं सकता। ये उसकी जिंदगी का दूसरा मौका था और वो इसे बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपनी मास्टर आर्चर स्किल एक्टिवेट की, जिसने उसे ब्लेड की बढ़ी हुई ताकत के साथ उसके गुणों को बदलने की इजाजत दी। लियो विरोधी की तलवार के वार को आसानी से रोकने में सक्षम था। ब्लेड की बढ़ी हुई शक्ति ने उसे इतनी ताकत से पलटवार करने का मौका दिया जिसे वो खुद नहीं जानता था। उसने स्किल और सटीकता के साथ दुश्मन की तलवार को काट दिया, उसे बेकार कर दिया और फिर जीत के बावजूद उसे तेजी से हरा दिया। लियो अभी भी घबराहट से कांप रहा था, उसके हाथ हिल रहे थे और सांसें भारी हो रही थीं, एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सका। उसे जीत के बाद शांत न हो पाने की वजह से हताशा महसूस हुई। जबकि कुछ मिनट पहले दो और खिलाड़ी मैदान से गुजर रहे थे, अपनी टीमों के लिए मेंबर्स जमा करने की प्लानिंग कर रहे थे। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि मिरर किंगडम में लड़ाई जीतना कितना मुश्किल हो गया था। जैसे ही लियो ने अपनी जीत का जश्न मनाया, बड़ी टीमें छोटी टीमों के खिलाफ मुकाबला कर रही थीं। दो खिलाड़ी उसे देख रहे थे, नतीजे से हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कम से कम साजो सामान के साथ एक लेवल 1 के खिलाड़ी ने लेवल 5 के विरोधी को हरा दिया था। दरअसल दोनों खिलाड़ी साथी नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि मुनाफे की उम्मीद में दूसरे खिलाड़ियों पर पैसा लगा रहे थे। उनमें से एक ने तुरंत बैकस्टेज गार्डन नाम की साइट पर सट्टे के भाव ऑड्स चेक किए, ये देखने के लिए कि वो कितना कमाएंगे। दूसरी तरफ उनके सट्टे की वजह से लियो की हरकतों का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा था। इस बात पर उत्सुकता थी कि इतने निचले लेवल का खिलाड़ी अपने विरोधी को कैसे हरा सकता है। लियो ने अपने विरोधी के हमलों को गौर से देखा क्योंकि लड़ाई की शुरुआत की उल्टी गिनती जारी थी। हरे बालों वाले व्यक्ति ने लियो की हर चाल को देखते हुए कहा कि जवाब आ गया था, जबकि दूसरे खिलाड़ी ने टिप्पणी की कि ये एक बेहतरीन विकल्प था। लियो से अपनी आंखें मत हटाना। दोनों ये देखने के लिए बेताब थे कि कौन सी मिरर कॉपी लियो अपनी जगह बनाने की उम्मीद में चुनेगा। सट्टेबाजों ने लियो के आंकड़े चेक किए, वो लेवल 5 तक पहुंच गया था और उसकी खूबियां दोगुनी हो गई थीं, लेकिन वो अभी भी कमजोर महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसे और मजबूत बनने की जरूरत है, उसे लड़ाई के डर पर काबू पाना होगा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो जल्द ही मर जाता। पक्के इरादे के साथ उसने तुरंत अपना अगला विरोधी चुना, एक मिरेकल कॉपी रैंक 55 जिसे स्ट्राइक्स कहा जाता है। सिस्टम ने उसे लगभग तुरंत ही मैदान में भेज दिया। दो लोग जो लियो को देख रहे थे, उसकी लड़ाई पर अपना दाव लगाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका विरोधी कौन है तो वे कंफ्यूज हो गए। क्या वे चौंक गए होंगे जब उन्हें एहसास हुआ कि लियो ने लेवल 10 का मिरर कॉपी चुना है, जो हरे बालों वाले लड़के पर हमला करता है। ये महसूस करते हुए कि लियो ने लेवल 10 के सैकड़ों खिलाड़ियों में से सबसे मजबूत विरोधी को चुना था, उन्होंने सोचा कि उनके दाव का क्या होगा, ये उम्मीद करते हुए कि ये अभी तक नहीं लगाया गया था। लेकिन सफेद बालों वाले लड़के ने खुलासा किया कि सट्टा पहले ही लग चुका था और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे।
उन्हें उम्मीद थी कि हारने की हालत में हरे बालों वाला दोस्त शर्त के बारे में किसी को नहीं बताएगा क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। सट्टेबाजी ऑर्गेनाइजर ने लियो और स्ट्राइक्स पर लगाए गए दावों को दिखाते हुए मैच के भाव ऑड्स का ऐलान किया। ऑड्स को देखकर दोनों लोगों ने निराश महसूस किया। स्ट्राइक्स की जीत पर दाव की कुल रकम 200,000 से ज्यादा हो गई और वे पहले से ही सारी उम्मीद खो चुके थे। लियो के हाथ में कटाना के साथ स्ट्राइक दिखाई देने से पहले वो लगातार फाइटर सेट से लैस था। जबकि लियो, एक लेवल 5 का खिलाड़ी, के पास केवल एक पिस्तौल थी, खंजर और बेसिक गियर के साथ। लड़ाई की शुरुआत में उल्टी गिनती शुरू हो गई और जैसे ही लियो ने अपने विरोधी को देखा, उसके पैर फिर से कांपने लगे। इससे उसे गुस्सा आ गया और उसने हिलना बंद कर दिया। उसने लड़ाई शुरू होने से पहले केवल 2 सेकंड बाकी रहते हुए अपने एक पैर में खंजर घोंप लिया। जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने अपनी पहली लड़ाई की गलतियों को न दोहराने का इरादा किया। लियो ने बिना वक्त गवाए और तुरंत अपने हमलों को चकमा देते हुए वार स्किल की ओर आगे बढ़ गया। हालांकि लियो की पिस्तौल मजबूत थी, निशाना सबसे अच्छा नहीं था और स्ट्राइक्स ज्यादातर शॉट्स को चकमा देने या रोकने में कामयाब रहे। थोड़ी देर के बाद स्ट्राइक्स इससे थक गए और बिना किसी हिचकिचाहट के लियो को तुरंत निहत्था कर दिया। स्ट्राइक्स एक जानलेवा हमले के लिए आगे बढ़े। झटके से बचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन लियो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी खास ताकत को एक्टिवेट किया और उनकी आंखें नीली चमक उठीं। उन्होंने एक अविश्वसनीय छलांग लगाई, जिससे कुछ ही समय पीछे खिसकने के बाद जानलेवा स्ट्राइक्स को चकमा दे दिया गया। उन्हें एहसास हुआ कि स्ट्राइक्स उनका पीछा नहीं कर रही थी। संभलने के पल में लियो ने हालात का जायजा लिया। उसकी हेल्थ 100 में से 20 पर थी और उसकी दिमागी ताकत, कॉग्निटिव पावर, 30 में से 28 पर थी। लड़ाई अभी शुरू हुई थी, लेकिन लियो अपने वजूद को बचाने पर फोकस कर रहा था। लियो हार से एक कदम दूर था, उसके मामूली हमले उसके विरोधी को खरोंच तक नहीं दे सके और उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसा विरोधी चुना है जिसे वो हरा नहीं सकता। उसे एक कमजोर फाइटर को चुनना चाहिए था और उस वक्त का इस्तेमाल इतनी तेजी से भागने के बजाय लेवल बढ़ाने के लिए करना चाहिए था। लेकिन एक पल के बाद भी शक हुआ। लियो लगभग इसे ढूंढते हुए अपने लड़ाकू अंदाज, स्टांस पर लौट आया। अजीब बात है कि चीजें कितनी मुश्किल होती जा रही थीं। उसका मानना था कि अपने डर पर काबू पाने के लिए उसे लड़ना जारी रखना होगा और हार नहीं माननी होगी। ये सोचते हुए कि अभी भी खड़े रहना एक अच्छा विकल्प नहीं है, उसने एक पॉइंट पर सीधे अपने दुश्मन पर हमला करने का फैसला किया। हीरो एक जानलेवा वार से बचने के लिए एक तरफ मुड़ गया, जिससे उसकी पूरी हेल्थ खत्म हो सकती थी। हालांकि लियो ने अपने विरोधी की गति को कम आंका, कुछ ही सेकंड में उसे चौंका दिया। लियो को एहसास हुआ कि उसके पास और कोई मौका नहीं था। जीतने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। इससे पहले कि जानलेवा झटका लगे, उसने अपनी पिस्तौल खींचकर हमलों का सामना किया और आखिरी संघर्ष में उन्होंने जानलेवा हमलों का आदान प्रदान किया। कटाना ने लियो को आधे में काट दिया, जबकि लियो ने अपनी पिस्तौल की गोली से स्ट्राइक का सिर उड़ा दिया। सिस्टम ने फैसला किया कि लियो ने हमलों की तुलना में तेजी से जानलेवा डैमेज पहुंचाया और इसलिए उसे विजेता घोषित किया गया। उसका इनाम भारी मात्रा में एक्सपीरियंस, पैसा और एक लेवल अप था। अब लियो 13वें लेवल पर बहुत मजबूत था, उसके सभी गुण, एट्रीब्यूट्स, बढ़ गए सिवाय 17 के। रेजिस्टेंस, जो केवल 1 पॉइंट तक बढ़ा था। उसने राहत की सांस ली, ये महसूस करते हुए कि वो मौत के मुंह से बाल बचा था और फिर भी उसने वो अविश्वसनीय लड़ाई जीत ली थी। कई और नोटिफिकेशन आए, सबसे जरूरी बात ये थी कि वो 10 के लेवल तक पहुंच गया था और अब उसकी फिर से जिंदा होने, रिसरेक्शन, की क्षमता उस पॉइंट तक विकसित हो गई थी, जहां वो अपना विकास का रास्ता चुन सकता था। इस बीच जिन 2 लोगों ने लियो की जीत पर दाव लगाया था, उन्हें भीड़ ने घेर लिया और दीवार से सटा दिया। जो लोग शर्त हार गए थे, उन्हें अपनी सारी चीजें सौंपनी थीं। बाकी लोगों को पैसे देने के बाद उनमें से एक ने लगभग रोना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या पूरे पैसे के बजाय आधा पैसा देने का कोई विकल्प है। एक कानी आंख वाले गैंग मेंबर ने उनकी ओर इशारा किया और कहा कि ऐसा कोई विकल्प नहीं है और वे इस आसान हार से नहीं बच सकते।
सफेद बालों वाला लड़का अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और चिल्लाते हुए कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे वास्तव में सोचते हैं कि वे पहले ही जीत चुके हैं, जबकि नतीजा अभी तय नहीं हुआ था। गैंग ने बोर्ड की ओर इशारा करते हुए सख्ती से कहा कि स्ट्राइक जीत जाएगा क्योंकि वो हार नहीं सकता। एक नौसिखिया। अगर ऐसा हुआ तो वो सट्टेबाजों के साथ एक बड़ा हंगामा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। इससे पहले कि गैंग ने कहा कि इस स्ट्राइक को लेवल 10 मिरर कॉपीज के बीच लीडर्स में से एक माना जाता था। हालांकि कुछ ही पलों बाद बोर्ड अपडेट हुआ और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि स्ट्राइक हार गया था। उनके आसपास की भीड़ शायद ही इस पर विश्वास कर सकी और उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। उनकी दुनिया तुरंत ढह गई। हरे बालों वाला लड़का जीत से बहुत खुश था और दोनों दोस्त रोमांचित थे कि उन्होंने इस बीच जीत हासिल की थी। हीरो लियो मैदान से जीतकर लौटा। लिस्ट अचानक उसके सामने आ गई। उसने पहली बार इसे देखा और पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने गेम खत्म करने का फैसला किया। जब वो गेम छोड़ने वाला था तो उसकी बहन कमरे में आई और किचन में घुसते ही उसे खाने के लिए बुलाया। लियो ने बिना वक्त गवाए और तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसकी बहन ने कहा कि उसने उसके पसंदीदा मशरूम बनाए हैं, लेकिन लियो ने उसके शब्दों पर भी ध्यान नहीं दिया। वो यू एंड वर्ल्ड के बारे में अपने ख्यालों में इतना डूबा हुआ था, जहां उसने 2 नई क्षमताओं की खोज की थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके पास पहली क्षमता आक्रमण की ज्वाला, फ्लेम ऑफ अटैक, थी, जिसका अविश्वसनीय असर था। प्रति सेकंड डैमेज 25 से घटकर 25 हो गया, लेकिन कुल डैमेज लगभग 250 था। उनकी क्षमताओं के साथ हेल्थ पॉइंट्स भी थे। लियो ने अपने विरोधियों से मिले खतरों के बारे में भी सोचा और जल्दी से खाने के बाद अपनी टीम बनाने के विचार पर गौर किया। उन्होंने अपनी बहन को शुक्रिया कहा और अपने कमरे में वापस चले गए, जिससे वो हैरान रह गई क्योंकि उन्होंने मुश्किल से एक प्लेट खाना खाया था। यहाँ तक कि उसे थोड़ी चोट भी पहुंची और उसने सोचा कि उसे अब उसके लिए खाना बनाने के लिए किसी को ढूंढना होगा। यू एंड वर्ल्ड में मिरर की दुनिया की इमारतों के भीतर एक आदमी गैंग जेड से पहले अपने घुटनों पर था और भीख मांग रहा था कि उसे आधे पैसे अपने पास रखने की इजाज़त दी जाए, जैसा कि प्रस्ताव था। हालांकि वो आदमी इतना सीधा नहीं था और ये कहते हुए भीख मांगता रहा कि उसने स्ट्राइक की जीत पर जो भी पैसा दांव पर लगाया था वो उसका नहीं था, बल्कि उसके परिवार का था। अगर उसने ये सब खो दिया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। गैंग जेड ने अभी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि 1 मिनट पहले ही उसने ऐसा किया था। इस तरह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब वो आदमी उसी चीज की पेशकश कर रहा था। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, लाल बालों वाला एक आदमी दिखाई दिया और दीवार के खिलाफ गैंग के लीडर को पटक दिया और कहा कि उसे स्ट्राइक के खिलाफ शर्त से खोए हुए सभी पैसे वापस करने होंगे। लाल बालों वाले लड़के का नाम जैक था और वो मिरर वर्ल्ड के लिए जिम्मेदार न्यू ऑर्डर गिल्ड से था। गैंग लीडर को दीवार के खिलाफ दबाया गया था। ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि जिस व्यक्ति ने स्ट्राइक को हराया था, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि उसने केवल शर्त लगाई थी और ये नहीं पता था कि लियो उसे हराने के लिए स्ट्राइक कॉपी का चयन करेगा। लेकिन गैंग ने जैक से जो कहा, उससे उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। जैक ने जवाब दिया कि अंत में सफेद बालों वाला लड़का ही ऊपर आया और भले ही गैंग जिम्मेदारी से बचने में कामयाब रहा, लेकिन असली दुनिया में चीजों से अलग तरह से निपटा जाएगा। गैंग ने जितना हो सके खुद का बचाव करने की कोशिश की और असली जिंदगी में परेशानी से बचने के लिए उसने शर्त से कमाए गए सारे पैसे ऑफर किए। हालांकि जैक ने अचानक ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे इसकी जरूरत नहीं है और गरीब आदमी को जाने दिया। गैंग लीडर ने एक पल के लिए सोचा और अपने चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव के साथ कहा कि उसके पास मुआवजे के रूप में देने के लिए और कुछ नहीं है। जैक ने एक खौफनाक नज़र के साथ केवल टिप्पणी की कि गैंग को उस पर एक एहसान करना होगा और जाहिर है उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब रात के खाने के बाद हम हमारे हीरो के पास वापस आते हैं। उसने लेवल बढ़ाने के लिए फिर से गेम में प्रवेश किया। वो जानता था कि वो हिचकिचा नहीं सकता क्योंकि उसे जल्द ही जजमेंट डे के लिए अच्छी तरह से तैयार होने की जरूरत है। लियो को उसकी पुष्टि करने वाली एक नोटिफिकेशन मिली, जो बिना किसी हिचकिचाहट के स्किल हीलिंग की में सुधार करने के लिए था।
उसने अपग्रेड कन्फर्म किया और उसे 3 नोटिफिकेशन मिली। पहली उस स्किल के बारे में थी जिसे उसने चुना था, दूसरे ने उसे बताया कि उसका काउंटर पूरा हो गया था और उसकी युद्ध शक्ति, बैटल पावर, अब 15.6 थी। इसके अलावा उसे निम्न स्तर के योद्धा, लो लेवल वॉरियर नामक एक नया खिताब मिला, जो लियो के लिए सबसे बड़े सरप्राइज में से एक था। लियो महसूस कर रहा था कि स्किल का चयन करके उसने एक दोहरी विशेषता, डुअल एट्रीब्यूट, हासिल कर ली थी और जब उसने अपने आंकड़ों को देखा तो उसके कई आंकड़े काफी बढ़ गए थे। आंकड़ों के अनुसार वो बहुत हैरान था क्योंकि जब वो 100 के लेवल पर पहुंचा तो उसकी कुछ विशेषताएं काफी बढ़ गई थीं। लियो बहुत कमजोर हो गया था, उसे इसका एहसास हुआ क्योंकि हालांकि वो केवल नई विशेषताओं और बोनस के साथ लेवल 13 तक पहुंचा था, वो अब लेवल 26 के कैरेक्टर के समान लेवल पर था। लियो अपनी मौजूदा ताकत के साथ लेवल 20 के हमलों को हराने की संभावना पर विचार कर रहा था। हालांकि एक असुरक्षित व्यक्ति होने के नाते लियो उसे अपने विरोधी के रूप में देखते हुए हमलों को चुनौती देने के लिए एक पक्के इरादे वाले इंसान में बदल गया। उसके खिलाफ अपनी ताकत का टेस्ट करने के लिए उसके सामने एक नोटिफिकेशन आई जिसमें उसने हमलों के साथ लड़ाई की पुष्टि करने के लिए कहा, जिस पर उसने तुरंत जवाब दिया और अपने विरोधी को चुनने के कुछ सेकंड बाद पुष्टि की। लड़ाई के लिए दाव पड़ोस के सट्टेबाजी घरों में दिखाई देने लगे और प्लेयर चैट में किसी ने दाव लगा दिया। और 2 लोगों ने, जिन्हें जैक ने जानकारी फैलाने के लिए कहा था, इसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने हीरो की जीत पर अपना सारा पैसा दाव पर लगा दिया, जिससे सुनहरे बालों वाला आदमी नाराज हो गया। उन्हें दाव लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सफेद बालों वाले लड़के को यकीन था कि अब जैक कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने कोशिश भी की तो उसे न्यू ऑर्डर नाम के अपने ग्रुप से समर्थन नहीं मिलेगा। सुनहरे बालों वाले लड़के ने अपने दोस्त की हिकारत भरी मुस्कान देखी और अंदाजा लगाया कि जैक ने उसे हीरो के पक्ष में ऑड्स को बढ़ावा देने के लिए मजबूर किया था। हालांकि वो हालात की अहमियत को नहीं समझता था क्योंकि ये साफ था कि कोई भी लियो पर दाव नहीं लगाएगा और संभावनाएं बहुत कम होंगी, लेकिन लड़के ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका काम केवल भ्रम पैदा करना था। सीन मिरर किंगडम के भीतर युद्ध के मैदान में शिफ्ट हो गया जहां लड़ाई 10 सेकंड में शुरू होने वाली थी। एक तरफ 2 कटाना और एडवांस कवच, आर्मर के साथ लेवल 20 के हमले थे, दूसरे पर लियो लेवल 13 के साथ केवल एक पिस्तौल, एक खंजर और शुरुआती गियर के साथ। बाद में उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि पर्याप्त कॉग्निटिव पावर रिजर्व के साथ वो हमलों को आसानी से नष्ट करने के लिए सही समय की भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा। सिस्टम ने लड़ाई की शुरुआत का ऐलान किया। हीरो ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत हमला कर दिया। अपने कटाना से बचाव करने में कामयाब रहा, सभी गोलियों को रिफ्लेक्ट करते हुए। लियो ने हमलों को रिफ्लेक्ट करते हुए करीब आने की कोशिश की। उसने नोट किया कि ड्यूअल एट्रीब्यूट्स ने व्यावहारिक रूप से उनके बीच ताकत के अंतर को खत्म कर दिया है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब हाई लेवल के विरोधियों के साथ लड़ाई पहले जितनी तेज नहीं होगी। एक तरफ से दूसरी तरफ चकमा देते हुए लियो ने केवल अपनी पिस्तौल का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि वो कितना मजबूत हो गया था। उसने दुश्मन को काफी करीब आने दिया ताकि वो अपने खंजर से हमला कर सके और सिर पर वार कर सके। चेहरे पर मुस्कान के साथ आखिरी सेकंड में लड़ाई खत्म करने की योजना बना रहा था। वो विरोधी को मारने वाला था और दूसरी तरफ हमले से लड़ाई खत्म कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर, निचले लेवल का खिलाड़ी उस पर हमला करने में सक्षम था और उस समय बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ा रहा। लियो ने अपने विरोधी का चेहरा देखा, वो कंफ्यूज हो गया और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। पिस्तौल शॉट को रद्द कर दिया क्योंकि हीरो ने हमलों को धीमा कर दिया था, इसके लिए पर्याप्त समय था। जवाबी हमले में हालांकि चकमा देने के बाद लियो किसी भी नुकसान से बचने के लिए पीछे की ओर कूद गया। अचानक वो गुस्से की लहर से भर गया क्योंकि उसे याद आया कि उसके विरोधी ने उसकी कार्रवाई रोक दी थी और अपना सिर पकड़ लिया था कि आगे कैसे बढ़ना है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे गोली क्यों मारी और इस तथ्य के बारे में सोचा कि वो डर गया था और ये भी कि वो बस अपने विरोधी और हथियार को देखकर मौत से डर रहा था। युवक ने सोचा कि आप कभी भी अपने भाग्य को अपने हाथों में नहीं ले पाएंगे और सबसे जरूरी बात यह है कि वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और अपने रास्ते में हर किसी से डरता रहेगा। हथियार को और कसते हुए
वो समझ गया कि उसके विरोध के बावजूद उसका भविष्य वहीं तय किया जा रहा है। लड़की ने भी समझा कि केवल एक विजेता इस लड़ाई को छोड़ेगा और हीरो की किस्मत दांव पर थी। दोनों ने स्ट्राइक की ओर एक प्रभावशाली छलांग के साथ टकराने का फैसला किया। हिडन स्ट्राइक ने पहला झटका दिया, जिससे हमारे हीरो का सिर धड़ से अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन लियो तेजी से उसके पीछे जाकर चकमा देने में कामयाब रहा। उसने उसे सिर से पकड़ लिया, बंदूक तान दी और उस पल में उसके विचार साफ थे। वो पहले से ही एक पूरी तरह से अलग इंसान बन गया था। एक सेकंड के लिए भी बिना किसी हिचकिचाहट के लियो ने फायरिंग की और जल्द ही उसके सामने 3 नोटिफिकेशन आईं। पहली में कहा गया कि उसने हमलों को हरा दिया है, दूसरी में कहा गया कि उसका लेवल बढ़ गया है और तीसरी में वो 20 के लेवल पर पहुंच गया है। अब वो ये चुनने में सक्षम है कि अपनी शक्ति को और कैसे विकसित किया जाए। हीरो का चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर था। वो समझ गया कि अब न केवल वो बड़ा हो गया है, बल्कि वो आगे भी है। इस बीच लॉबी में अन्य सभी खिलाड़ी, जिन्होंने हमारे हीरो पर दाव लगाया था, वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे वास्तव में जीत गए थे। फिर अप्रत्याशित रूप से हरे बालों वाले व्यक्ति ने टिप्पणी की कि दाव ने अन्य खिलाड़ियों को प्रभावित नहीं किया। भले ही जैक ने अपना दूसरा दाव लेवल 20 स्ट्राइक पर खोला था, फिर भी वो लेयर से हार गया। अब हर कोई जानता था कि वो कितना मजबूत था। वही लड़का सोचने लगा कि लेवल 20 स्ट्राइक को हराने के बाद लियो शायद लेवल 22 या 23 तक पहुंच गया था। उसने नतीजा निकाला कि लियो केवल लेवल 30 मिरर कॉपी के खिलाफ लड़ सकते थे, जिनके इनाम बहुत ज्यादा थे। हीरो को पता था कि ये स्ट्राइक थी, लेकिन वो ये नहीं समझ सका कि लियो को इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि वो 100% यकीन के साथ लेवल 30 स्ट्राइक मिरर कॉपी को हरा सकता है। उनका मानना है कि जैसे ही हीरो लेवल 30 स्ट्राइक का सामना करेगा, वो शायद हार जाएगा और बहुत खतरे में होगा। जैसे ही लियो ने मिरर किंगडम में वापस टेलीपोर्ट किया, उसे एहसास हुआ कि न केवल वो बड़ा हो गया है, बल्कि उसने खुद को आगे भी रखा है। दूसरे खिलाड़ी टूर्नामेंट की स्थिति को देखते हुए उन्होंने देखा कि लेवल 30 की स्ट्राइक की मिरर कॉपी पहले स्थान पर है। यदि पिछली लड़ाइयों में लियो ने खुद को साबित कर दिया था कि वो अन्य खिलाड़ियों की तुलना में अधिक मजबूत है, तो अब उसे स्ट्राइक की लेवल 30 की मिरर कॉपी को नष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अधिकांश खिलाड़ियों ने कहा कि लड़ाई में प्रवेश करने से पहले ये अजेय, इनविंसिबल था। हीरो के चारों ओर अफवाहें फैलने लगीं कि खिलाड़ियों में से एक ने लेवल 30 स्ट्राइक का बदला लेने के लिए फिर से शुरुआत की थी, लेकिन अंत में अजेय कॉपी और सबसे मजबूत हार गया। लड़ाकू विमानों को एक कारण के लिए हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने सुनी थी कि इस कॉपी के कारण न्यू ऑर्डर गिल्ड हमलों के कारण सबसे मजबूत बन गए थे। उसके बाद लियो ने सिस्टम को उसके सामने जानलेवा नज़र से बुलाने में संकोच नहीं किया क्योंकि वो हमलों के साथ लड़ाई के लिए उत्सुक था। सिस्टम ने फिर से पूछा कि क्या लियो वास्तव में लेवल 30 के खिलाफ लड़ाई में प्रवेश करना चाहता था। निश्चित रूप से हमलों की मिरर कॉपी। उसने संकोच नहीं किया और सिस्टम ने तुरंत उसे ट्रांसफर कर दिया। जैक, जो लियो को दूर से देख रहा था, उसने अपने सभी अधीनस्थों को स्ट्राइक पर दाव खोलने का आदेश दिया। हम 2 लोगों पर चले गए और उनमें से एक ने हीरो की जीत पर दाव लगा दिया, जिसके कारण हरे बालों वाले व्यक्ति ने अपना आपा खो दिया। उसका मानना था कि लियो के पास लेवल 30 स्ट्राइक के खिलाफ कोई मौका नहीं था। हालांकि सफेद बालों वाले व्यक्ति ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि वो लियो पर विश्वास करता है। जल्द ही हमें उस क्षेत्र में ले जाया गया जहां दुश्मन ने लेवल 30 पर हमला किया। उसका हथियार काफी असामान्य था, जिसका नाम कटाना फाइनल विल एंड आर्मर था। दूसरी ओर फियर्स लियो नाम का व्यक्ति लेवल 23 पर था। उसके पास एक पिस्तौल, एक सामान्य खंजर और शुरुआती उपकरण थे, जो ये संकेत दे रहे थे कि उसके पास कोई मौका नहीं था। एक पल के बाद लियो के सामने एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें बताया गया कि उसकी इंटेलिजेंस विशेषता 100 अंक से अधिक हो गई थी और इंटेलिजेंस की पावर में वृद्धि हुई थी। साथ ही सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लियो ने ध्यान नहीं दिया कि लड़ाई शुरू हो गई थी। हमले ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत हमला कर दिया, जिससे 411 का डैमेज हुआ। लियो हैरान था क्योंकि उसके पास केवल 18 हेल्थ बची थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरे हमले की गति से लियो को खत्म हो जाना चाहिए था।
लेकिन किसी तरह वो अपने खंजर से बचाव करने में कामयाब रहा और लड़ाई के प्रत्येक सेकंड के साथ नहीं मरा। लियो अपने विरोधी से लड़ाई की गंभीरता को महसूस करने से और अधिक निराश हो गया। अगर वो सिर्फ 1 सेकंड बाद बचाव कर पाता तो वो मर जाता और उसके पास इलाज, हील करने का समय नहीं होता। बड़ी मुश्किल से वो हमले को पीछे हटाने और चकमा देने में कामयाब रहा। अपनी पिस्तौल से हमलों को नुकसान पहुंचाते समय हर गोली प्रभावशाली सटीकता के साथ उड़ती थी। लियो लड़ाई को लंबा नहीं खींचना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके सभी प्रयास विरोधी के लिए बेकार थे क्योंकि हमलों ने उन्हें आसानी से चकमा दे दिया, जिससे ये आभास हुआ कि उसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था। इस एक ही मूवमेंट के साथ हमले लियो की पहुंच के भीतर थे, लड़ाई को एक झटके में खत्म करने के करीब। लियो ने इस तरह के मोड़ की उम्मीद नहीं की थी और आश्चर्यजनक हमलों के लिए जिन्होंने मुश्किल से स्वीकार किया था। खंजर का हमला अभी भी हीरो को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा, जिससे उसे लगातार ठीक हील होने के लिए मजबूर होना पड़ा। लियो हमले का सामना नहीं कर सका और एक पल के लिए भी अगर उसने प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वो गेम में अगली दुनिया में चला गया होता। हालांकि वो झुककर और किनारे की ओर जाकर हमलों से बचने के लिए समय पर रिकवर हो गया। लियो ने तुरंत उनके बीच की दूरी बढ़ा दी और अपनी पिस्तौल के साथ हमलों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार फिर कोशिश की। अचानक लियो अपने ही ख्यालों में डूब गया और उसे एहसास हुआ कि उसके आंकड़े लेवल 46 स्ट्राइक के समान होने के बावजूद अभी भी उस पर दबाव बनाने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन खुद को संभालने के बाद लियो हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने समझा कि अगर ये सब स्ट्राइक की शक्ति थी तो वो आसानी से कुछ सेकंड में अविश्वसनीय डैमेज का सामना कर सकते थे और जीत हासिल कर सकते थे। तभी लियो ने स्किल ब्लेसिंग स्टडी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। स्किल ने 1 मिनट के लिए स्थायी असामान्य स्थिति एबनॉर्मल स्टेटस को सक्रिय करने के साथ साथ सभी टारगेट आंकड़े बढ़ा दिए। बाद में उन्होंने उस श्राप कर्ज का भी अध्ययन किया जो 10 प्रभावों में से एक का कारण बन सकता था, जैसे कमजोरी, बुढ़ापा, सुस्ती, थकान, जहर, मतिभ्रम, समझ में बदलाव, अराजकता और पागलपन। स्किल सीखने के बाद हीरो के सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया जिसमें कहा गया था कि आशीर्वाद ब्लेसिंग सीखा गया था, उसकी युद्ध शक्ति 15 थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि लड़के के आंकड़े कई गुना बढ़ गए थे, जिससे हीरो को हमलों पर एक बड़ा फायदा मिला। लियो ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई और आशीर्वाद को एक्टिवेट करने के लिए चिल्लाया क्योंकि वो समझ गया था कि उसके पास पर्याप्त लेवल नहीं थे हमलों को हराने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने गुणों पर भरोसा किया। कुछ ही देर बाद एक नोटिफिकेशन सामने आई जिसमें उन्हें बताया गया कि उन्होंने 400 संज्ञानात्मक शक्ति कॉग्निटिव पावर पॉइंट्स खर्च किए थे और ठीक 1 मिनट के लिए उनके सभी गुण 200 तक बढ़ गए थे, जिसके बाद वे सामान्य हो जाएंगे। एक सफेद आभा ने लियो को घेरना शुरू कर दिया, जिससे उनके सामने खड़े सभी लोगों में डर फैल गया। ये आभा थी जिसने उन्हें हिम्मत दी क्योंकि वो जानते थे कि पूरे 1 मिनट के लिए स्किल को एक्टिवेट करने से उनके पास हमलों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। हमले रुक गए। अभी भी हीरो अगले हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अधिक आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया। उसने पूरी गति से लियो को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा किया ताकि उन्हें फिर से उसका सामना न करना पड़े। लियो ने संक्षेप में सोचा कि एक बार जब वो हमलों को हरा देता है तो हर कोई तुरंत मान लेगा कि उसने अविश्वसनीय स्किल और विशेषताओं को मारा, जिससे उसे सबसे मजबूत खिलाड़ी के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोकस हासिल किया, लियो को एहसास हुआ कि दुश्मन तेजी से पास आ रहा था, जबकि वो एक तरफ से दूसरी तरफ चकमा दे रहा था। ये हमलों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था, पहले से ही लियो पर हमला करने के लिए काफी करीब था। फिर उसने अपनी पिस्तौल का निशाना लगाया और पहली गोली सीने में मार दी, जिससे उसने अपना हमला रोक दिया और पहली गोली के बाद कंफ्यूज हो गया। लियो ने दुश्मन पर लगातार गोलीबारी करना बंद नहीं किया। कुछ सेकंड के बाद हमले के शरीर में 10 से अधिक छेद दिखाई दे रहे थे, जिससे संकेत मिल सकता था कि वो गिर गया है। लेकिन अचानक वो पूरी तरह से सुरक्षित था और उसके चेहरे पर दुश्मन के साथ मुस्कान के साथ लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार था। ऐसा लगता है कि उसे समझ में आ गया था कि उसकी मैगजीन रिलोड करते समय क्या हो रहा था।
उसे एहसास हुआ कि सबसे पहले हीरो के आंकड़े समान लेवल के खिलाड़ियों की तुलना में बहुत अधिक थे और इसके अलावा उसके पास पैसिव एबिलिटीज थी जो महत्वपूर्ण पलों के दौरान एक्टिवेट होती थीं। ये स्ट्राइक की असली ताकत थी। इसके अलावा मिरर किंगडम की प्रणाली ने किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ काम किया जिससे जीत हासिल करना और भी कठिन हो गया। लियो को एहसास हुआ कि वो एक अपवाद एक्सेप्शन था और इसलिए उसने आशीर्वाद की अवधि के करीब आते ही युद्ध का रुख अपनाया। अंत में वो जानता था कि उसे पहले हमले खत्म करने की जरूरत है, फिर उसने दुश्मन को समय से पहले मरने से रोकने के लिए पक्का इरादा किया। उसने हमले करना शुरू कर दिया। उसकी एक्टिव एबिलिटी में केवल 25 सेकंड बचे थे क्योंकि उसने हमला किया था। वो जानता था कि वो हारने का जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि मौजूदा मकसद अपने अतीत को पार करना और अपनी किस्मत का कंट्रोल लेना था। कुछ ऐसा जो वो पहले आईएसओ हमले के हमलों के साथ करने में विफल रहा था। 15 सेकंड बाकी रहते हुए हीरो के करीब पहुंच गया। लियो ने पीछे की ओर छलांग लगाई और एक जवाबी हमला शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लियो ने आगे बढ़ना जारी रखा। हमला करना और पीछे हटाना, दुश्मन को एक पल का भी आराम नहीं देना। स्किल समाप्त होने से कुछ ही सेकंड पहले एक गोली सीधे उसके माथे पर मारी गई, जिससे उसका कवच नष्ट हो गया। हमले जोर से हिलने लगे और उसके हथियार उसके हाथ से गिर गए। उसने एक पल बाद हमला करना बंद कर दिया, पूरी तरह से थक गया। वो साफ संकेत दिखाते हुए गिर गया कि उसके पास अब कोई जान नहीं बची है। सिस्टम नोटिफिकेशन ने दुश्मन के शरीर को नष्ट करना शुरू कर दिया। वो जमीन पर पड़ा था और लियो उसे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो उसे देख रहा है। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि राज्य की नकल की दुनिया में सबसे शक्तिशाली विरोधी उसकी जीत के बाद आने वाली टिप्पणियों के बारे में होगा, क्योंकि अब उसे सबसे मजबूत खिलाड़ी कहा जाएगा, जो लेवल 30 के दुश्मन को हराने में कामयाब रहा। ताकतवर हमले, इसके अलावा उसकी छुपी हुई क्षमताएं अविश्वसनीय थीं, जिससे उसे एक अजय योद्धा के गुण मिले। किसी ने टिप्पणी की कि इन खिताबों का लेवल 30 के खिलाड़ियों के लिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे ताकत के मामले में पूरी तरह से अलग दुनिया के थे, जैसा कि दर्शकों में से एक को दिखाया गया है। बताया गया कि अधिक से अधिक लेवल 30 का खिलाड़ी हीरो के पैरों के नीचे की जमीन की तरह था, जिसका अर्थ है कि वे कभी भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हीरो की कल्पना ने उसके आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे स्ट्राइक पर जीत के बाद उसका मनोबल और बढ़ गया। फिर उसके इंटरफेस पर कई नोटिफिकेशन दिखाई दी। पहले ने उसे स्ट्राइक पर जीत के लिए बधाई दी, जबकि दूसरे ने उसे पैसे और अनुभव दोनों में अपने बड़े पुरस्कारों के बारे में सूचित किया। वो मुश्किल से अपनी खुशी को रोक सका क्योंकि वो न केवल पैसा और अनुभव हासिल किया, लेकिन साथ ही एक बड़े डर पर भी काबू पा लिया। सिस्टम ने उसे वापस मिरर किंगडम में भेज दिया। वेटिंग रूम में जैक ने लड़ाई देखी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लियो ने मिरर किंगडम में सबसे मजबूत कॉपी को हरा दिया है। किंगडम ने उसे और भी नाराज कर दिया, हालांकि वो पैसा था जो उसने स्ट्राइक पर दाव लगाकर खो दिया था। इस बीच दो खिलाड़ी जिन्होंने हीरो पर दाव लगाया था, वे खुशी से उछल पड़े और एक सफेद बालों वाला युवक आसपास के लोगों को देखकर मुस्कुराया और कहा कि वो लियो के बारे में सही था और इस कारण से उनका दाव सफल हो गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि अब से हर किसी को हमेशा अपनी सहज बुद्धि, इंस्टिंक्ट का पालन करना चाहिए। हालांकि उनके दोस्त ने उनका हाथ पकड़ लिया और चेतावनी दी कि अभी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी भी कई चीजें हो सकती हैं। फिर उन्होंने सलाह दी कि वे दोनों गेम से अलग हो जाएं और असली जिंदगी में जैक द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए दूसरे अपार्टमेंट में चले जाएं। सीन असली दुनिया में एक हीरो के घर में शिफ्ट हो गया जहां वो अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठा था और हमलों पर अपनी जीत पर विचार कर रहा था। गेम में सबसे मजबूत कॉपी। अचानक दरवाजा खुला और एक लड़की दूसरे कमरे से प्रकट हुई और टिप्पणी की कि वो शायद भूखा है और उसे कुछ खाने के लिए आमंत्रित कर रही है। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी अन्य योजनाएं थीं, उसने कहा कि वे बाहर घूमने जाएंगे और वो उसे बारबेक्यू के लिए ले जाएगा। जब वे सीढ़ियों से नीचे गए तो लड़की ने अपने भाई से पूछा कि उसने पैसे कहाँ से लिए क्योंकि रेस्टोरेंट उनके लिए महंगे थे। उसने हंसते हुए जवाब दिया कि उसे इस पर विश्वास नहीं होगा क्योंकि उसने गेम में एक बड़ी रकम जीती है और इसीलिए उन्हें अपनी किस्मत आजमाने की जरूरत थी।
उसकी बहन ने बिना कोई सवाल किए स्वीकार कर लिया और अगले दिन हीरो के घर पर रहते हुए भी उसने ऑनलाइन खरीदारी की। लेन देन पूरा करने के बाद उसे पुष्टि मिली कि ऑर्डर 2 महीने में आएगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि केवल 24 दिनों में दुनिया को असली दुनिया पर कंट्रोल करना था, जिससे वे 2 महीने एक कष्टदायक इंतजार की तरह महसूस हो रहे थे। फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसने जिस निकटतम स्टोर की जांच की वो आउट ऑफ स्टॉक की कमी था। स्टॉक की कमी के कारण उसे निराश होने देने के बजाय उसने अपना पूरा पक्का इरादा इकट्ठा किया और फैसला किया कि डिलीवरी की प्रतीक्षा करते समय उसे खुद को और भी अधिक जोर देने की जरूरत है। फिर सीन बदल जाता है और हम 2 लड़कियों को समुद्र तट पर चलते हुए देखते हैं। वे बेहद शर्मिंदा थीं क्योंकि सभी राहगीर उन्हें घूर रहे थे। अचानक सबसे अच्छे दोस्त ने पूछने का फैसला किया। यान से पूछा कि लियो ने लड़की को डेट पर क्यों आमंत्रित किया था। उसके दिमाग में विचार आने लगे और उसे डर था कि कुछ भयानक हुआ था। हालांकि यान ने मुस्कुराना जारी रखा। कान से कान लगाकर एक पल के लिए चुप रही और अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। वो सोच रही थी कि वो अपने भाई को अपने दोस्त से कैसे मिलवाएगी क्योंकि यही उसका असली मकसद था। आखिरकार लड़की अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी, एक अच्छे परिवार से थी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसका कैरेक्टर अद्भुत था। यदि वो अपने भाई की मंगेतर बन जाती तो यान को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। एक पल बाद हकीकत में लौटते हुए यान मुस्कुराया और जवाब दिया कि उसके भाई ने उसे बहुत याद किया था, यही कारण है कि वो देखना चाहता था। मित्र ने बिना अधिक भाव के उससे पूछा कि वो हाल ही में कहा थी क्योंकि उसने उनके कार्य समूह में कोई जवाब भी नहीं दिया था। यान को शक होने लगा कि उसकी सहेली का कोई प्रेमी हो सकता है, लेकिन अगर ये सच होता तो भी वो अपनी योजनाओं को नहीं छोड़ती क्योंकि उसने पहले ही पक्का इरादा कर लिया था कि वो लियो के साथ बाहर जाएगी। नान ने आह भरते हुए अपनी टोपी को ठीक किया और कहा कि वो ये भी नहीं जानती कि इसे कैसे समझाया जाए। अचानक लड़की ने जोर से चिल्लाकर खुलासा किया कि उसके माता पिता उसे एक अविश्वसनीय ऑनलाइन गेम खेलने के लिए मजबूर कर रहे थे। यम उस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से कंफ्यूज हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस बीच हमें एक स्थानीय बार में ले जाया गया। गुस्से से भरे जैक ने एक लाल बालों वाली लड़की पर हमला किया, जिसे हमने उसे शांत करने की कोशिश में बुलाया था। झटका क्रूर था और लड़की जमीन पर गिर गई। घायल होने और होश में रहने के लिए संघर्ष करते हुए भी जैक ने उस पर हमला करना जारी रखा। उसने जिस तरह से उसे शांत करने की कोशिश की, उसने उसी तरह से हमला किया, क्योंकि उसे लगा कि उसने उसे धोखा दिया है और ये कुछ ऐसा था जिसे उसने नीची नज़र से देखा। चारों ओर भीड़ इकट्ठा होने लगी। वे जो देख रहे थे उससे नाराज थे, लेकिन किसी में भी बीच में आने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब जैक ने इस तरह से व्यवहार किया था। जब उसने सीढ़ियों पर अपने आसपास के लोगों को देखा तो वो और भी क्रोधित हो गया और पूछा कि वे क्या कर रहे थे, उसके बारे में कानाफूसी कर रहे थे। हालांकि किसी ने भी जवाब नहीं दिया, इसके विपरीत एक एक करके वे मुसीबत से बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। वही हश्र हुआ जो जमीन पर लेटी हुई लड़की अभी भी असंतुष्ट थी। जैक ने फोन उठाने से पहले लड़की पर थूक दिया था, किसी ने उसे दोस्त कहा था। उसने तुरंत कॉल का उत्तर दिया और पूछा कि क्या दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति को हीरो का पता मिल गया है। उत्तर नकारात्मक था, लेकिन व्यक्ति ने उसे आश्वासन दिया कि उनके पास एक योजना है। जैक ने ध्यान से सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा कि क्या योजना वास्तव में फुल प्रूफ थी। जब उसने सुना कि सफलता की 100% गारंटी है तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी क्रोधित आंखों ने स्पष्ट कर दिया कि वो लियो के खिलाफ बदला लेना चाहता है और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो द्वेष से भरी आवाज में ऐसा नहीं कर लेता। जैक ने कहा कि जैसे ही उन्होंने कहा वो आदमी मिल गया, वो बाकी पैसे तुरंत भेज देगा। बातचीत समाप्त हो गई और सीन लियो पर ट्रांसफर हो गया, जिसने उस समय गेम में प्रवेश किया था। वो दर्पण के सामने खड़ा था। राज्य की इमारत दर्पण प्रतियों मिरर कॉपीज के अधिकतम स्तर को दिखा रही थी, जो कि लेवल 30 था। वो समझ गया कि अपने मौजूदा लेवल पर वो अब और विकसित नहीं हो सकता क्योंकि दुश्मन उसके लिए बहुत कमजोर थे। ये ध्यान में रखते हुए उसने फैसला किया कि अब घूमने छोड़ने का समय है। उसने नष्ट हुए राज्य की ओर चलना शुरू कर दिया, जहां वो और भी मजबूत हो सकता था।
हालांकि जैसे ही वो रुका और अपनी उपस्थिति को देखा, उसे एहसास हुआ कि वो अपने शुरुआती कवच को पहनना जारी नहीं रख सकता। ये एक नया खरीदने के बारे में सोचने का समय था। लियो एक हथियार की दुकान में चला गया। जैसे ही वो दुकान के सामने पहुंचा, उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुली, जिसमें खरीद के लिए उपलब्ध वस्तुओं को दिखाया गया था। हालांकि कीमतों को देखकर वो कुछ सेकंड के लिए स्थिर हो गया। उसके चेहरे से ये साफ हो गया कि वो कवच पर इतना अधिक खर्च नहीं कर सकता था। निराश होकर उसने दुकान छोड़ दी और मिरर किंगडम के माध्यम से चलना जारी रखा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अब वहां रहने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उपकरण बनाने, क्राफ्ट के लिए आवश्यक संसाधन ढूंढना असंभव था। इसलिए उसने नष्ट साम्राज्य, रूइंड किंगडम में जाने का फैसला किया, जहां वो आसानी से सामग्री और लेवल 20 के उपकरण बना सकता था। हालांकि उसके पास सीधे लेवल 20 के उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था, उसने जल्दबाजी न करना पसंद किया। आखिरकार वो जल्द ही लेवल 30 तक पहुंच जाएगा और इसके अलावा उसे असली दुनिया में भी अपने पैसे का प्रबंधन करने की जरूरत थी। बिना वक्त बर्बाद किए वो निकल पड़ा। वहां नष्ट हो चुके साम्राज्य के लिए उसने एक टीम में शामिल होने का इरादा किया, क्योंकि वो जानता था कि इससे उसके विकास में तेजी आएगी और आगमन पर उपकरण अधिक तेजी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उसने देखा कि कई टीमें विभिन्न स्तरों के काल कोठरियों, डंजियंस का पता लगाने के लिए खिलाड़ियों की भर्ती कर रही थीं। कुछ ने लेवल 20 के खिलाड़ियों को स्वीकार कर लिया, जबकि अन्य कठिन छापे, रेड्स के लिए लेवल 30 के खिलाड़ियों की तलाश कर रहे थे। वो एक पल के लिए अलग खड़ा हो गया और दो खिलाड़ियों के बीच एक नए गिल्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हुए सुना। उन्होंने लेवल 40 अराजकता, केओस पर हाल ही में हुए हमले का जिक्र किया था। काल कोठरी जिसमें 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन सभी हार गए और उनके स्टैक रीसेट हो गए। लियो जानता था कि टीम के साइज की परवाह किए बिना एक काल कोठरी को पूरा करने के लिए केवल 4 आवश्यकताएं थीं। वास्तव में जितने अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, अंत में उतना ही अधिक इनाम था। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि काल कोठरी के अंदर एक बार जब तक ये पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई निकास, एग्जिट नहीं था। इसके अलावा इस दुनिया में नष्ट साम्राज्य में मरने का मतलब एक पूर्ण रीसेट और सभी उपकरणों का नुकसान था। इस कारण से टीमें थीं। अपने स्किल के साथ नए सदस्यों की भर्ती करते समय बेहद चयनात्मक, सिलेक्टिव। लियो का मानना था कि उन्हें बिना किसी समस्या के स्वीकार किया जाएगा। इस बात से आश्वस्त होकर उन्होंने पहले भर्तीकर्ता से संपर्क किया, लेकिन उन्हें तुरंत खारिज कर दिया गया, क्योंकि टीम ने केवल लेवल 30 के खिलाड़ियों को स्वीकार किया था। उन्होंने दूसरे ग्रुप में फिर से कोशिश की, लेकिन कम क्वालिटी वाले उपकरणों की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। तीसरे प्रयास में उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि टीम पहले से ही भरी हुई थी और उन्हें किसी भी नए खिलाड़ी की जरूरत नहीं थी। निराश और पूरी तरह से हताश, वो अपने घुटनों पर गिर गया। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि कोई भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, भले ही उसने लेवल 30 के दुश्मन पर हमला कर दिया हो। उसने सोचा कि उसकी ताकत को उसके लेवल या उपकरण की परवाह किए बिना ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही साबित कर दिया था कि वो शार्टन के लिए कमजोर खिलाड़ी नहीं था। उसने बुनियादी उपकरण प्राप्त करने के लिए आसान कालकोठरी की खोज करने पर विचार करना शुरू कर दिया, लेकिन वो जानता था कि ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। फिर भी उसने खड़े होने की ताकत जुटाई और ये एकमात्र विकल्प लेने की तैयारी कर रहा था, जब अचानक उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। तभी एक आवाज ने ऐलान किया कि एक टीम एक और सदस्य की तलाश कर रही है। जिज्ञासु लियो ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि वास्तव में ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रस्ताव किसे दिया गया था। जैक एक चालाक नज़र से मुस्कुरा रहा था। जैक ने सुझाव दिया कि वो 10 खिलाड़ी टीमों के लिए डिजाइन किए गए एक खतरनाक लेवल 35 कालकोठरी में अभियान में शामिल हो जाए। जैक, लियो के साथ नज़रों का आदान प्रदान करते हुए, आपको एहसास हुआ कि उस प्रस्ताव के बारे में कुछ अजीब था। फिर भी जैक उसे आश्वस्त करते हुए बात करता रहा कि टीम थी चुनौतियों को अकेले संभालने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत। रेड पोर्टल को सक्रिय करने के लिए ग्रुप को पूरा करने के लिए उन्हें बस एक और व्यक्ति की जरूरत थी, एक और खिलाड़ी की जरूरत थी। आश्चर्यचकित हीरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा था। उसे लगा कि उसने जैक को पहले कहीं देखा था,
लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। जैक ने लियो को सोचने का समय दिए बिना कहा कि यदि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो किसी और की तलाश करेगा जो इस अवसर को चुकना नहीं चाहता था। लियो ने तुरंत उसे रोका और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैक ने केवल अपना हाथ लहराया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वे 10 खिलाड़ियों के ग्रुप के लिए बने लेवल 30 पोर्टल के प्रवेश द्वार पर गए। जब वे नष्ट हुए रॉयल पोर्टल के पास मीटिंग पॉइंट पर पहुंचे तो उन्हें एक भीड़ मिली। उनके आसपास के खिलाड़ी प्रभावशाली कवच आर्मोर पहने हुए थे, जिसके कारण कई लोगों ने लीडर की अप्रत्याशित पसंद पर टिप्पणी की। किसी ने भी उनसे केवल एक साधारण पिस्तौल से लैस एक नौसिखिया को भर्ती करने की उम्मीद नहीं की थी। लियो ने अन्य खिलाड़ियों को देखा और जल्दी से महसूस किया कि वे बैंगनी रंग से बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित थे। संगठनों ने संकेत दिया कि टीम के आधे से अधिक लोगों के पास कालातीत दुर्लभता टाइमलेस रेरिटी उपकरण थे। उसने सोच विचार कर अपना सिर पकड़ लिया कि क्या वो कम से कम उस उपकरण में से कुछ चुरा सकता है। अचानक एक खिलाड़ी चिल्लाया कि अब जब सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं तो उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके 40 के लेवल तक पहुंचना चाहता था। एक गंजा आदमी मुस्कुराते हुए आया और कहा कि एक बार जब वे 40 के लेवल तक पहुंच जाएंगे तो उन्हें अपने उपकरण बदलने की जरूरत होगी, और यदि ऐसा है तो वो ग्रुप को अपना पुराना गियर दे सकता है। हालांकि खिलाड़ी ने केवल मुस्कुराया और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जब तक कि किसी ने लिस्ट से 3 दुर्लभ रेयर वस्तुओं के साथ अपना हथियार नहीं ले लिया, जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। ग्रुप ने लियो के साथ पोर्टल की ओर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। खिलाड़ियों को देखते हुए उसने देखा कि वे सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने उसे इस लेवल 35 मिशन के लिए क्यों बुलाया था। हालांकि टीम की शैतानी मुस्कुराहट को देखने पर उसे एहसास हुआ कि इस दोस्ती में गलत मकसद छिपे हुए थे। पोर्टल आखिरकार खुल गया और दृश्य के केंद्र में एक विशाल रेगिस्तानी नजारा दिखाई दिया। वहां केवल एक रहस्यमय क्रिस्टल था। जैक और एक अन्य खिलाड़ी पोर्टल को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने माहौल का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। जल्द ही टीम के सदस्यों में से एक ने देखा कि मिशन का मकसद क्रिस्टल की रक्षा करना था। जैक ने तुरंत कमान संभाली और सभी को क्रिस्टल को घेरने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। लियो को छोड़कर सभी ने निर्देश का पालन किया, जो एक पल के लिए झिझके। तभी जैक ने चेतावनी दी कि जिसने भी अनुमति दी क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए राक्षसों को नुकसान डैमेज के लिए अपने स्वयं के पैसे से भुगतान करना होगा। वो टीम के संगठन से आश्चर्यचकित था, हालांकि उसने इसे नहीं दिखाया, फिर भी खुद को स्थिति में लाने की जल्दी में नहीं था। उसने क्रिस्टल को ध्यान से देखा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दी, मिशन लोड हो रहा था। कुछ सेकंड बाद एक अन्य मैसेज ने उसे सूचित किया कि कार्य क्रिस्टल को दुश्मनों की 3 लहरों से बचाने के लिए था। स्क्रीन के नीचे उसने क्रिस्टल के हेल्थ बार और दंड को देखा। सभी खिलाड़ियों के लिए विफलता फेलियर मतलब मौत। तभी एक चिल्लाहट ने उनके विचारों को रोक दिया। किसी ने ऐलान किया कि राक्षस हमला कर रहे थे। लियो ने रेगिस्तान की ओर देखा, लेकिन घने कोहरे के अलावा कुछ भी नहीं देखा। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ये कोहरा सामान्य नहीं था और राक्षसों ने खुद ही धुएं की स्क्रीन के भीतर से उत्पन्न किया था। एक दुश्मन तेज गति से उभरा, जीव मकड़ी की तरह लग रहा था, लेकिन बेतुके बड़े नुकीले दांत थे। गंजा आदमी क्रिस्टल के पास जाने के लिए चिल्लाया और चेतावनी दी कि अगर उसने आदेशों का पालन नहीं किया तो वो ऐसा कर सकता है, बहस किए बिना मारा जाए। हीरो ने आज्ञा का पालन किया। इस बीच राक्षसी कीड़ों का एक झुंड गंजे आदमी की ओर उड़ गया, जिसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसका खेल यहीं खत्म होने वाला था, लेकिन उस व्यक्ति के पास इस हमले के लिए पूरी तरह से अलग योजना थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही झटके से कई भृंगों बीटल्स को नष्ट कर दिया। उसने दूसरों को भी बड़े बीटल्स को नष्ट करते देखा, जैसे कि वे चींटियां हों, और उसे एहसास हुआ कि उनकी टीम वर्क उच्चतम स्तर पर थी। हीरो समझ गया कि ये ग्रुप जानता था कि वे वास्तव में क्या थे। ऐसा करने से वो उस युद्ध में गैरजरूरी महसूस कर रहा था और उसने महसूस किया कि उसका खुद पर बहुत अधिक प्रयास करने का इरादा नहीं था, क्योंकि वो अंत में एक बाधा बन सकता था।
जैक एक एक करके राक्षसों को नष्ट कर रहा था जब तक कि अचानक वो रुक गया और जैक से सिर्फ एक नज़र के साथ तलवार के साथ अपने सहयोगी को गंभीरता से देखा। सहयोगी ने समझा कि उसे राक्षसों में से एक को बिना किसी हिचकिचाहट के हीरो के पास जाने देना था। उसने पहले दुश्मन को पास करने की अनुमति दी जिसने उस पर हमला किया था, ये दिखावा करते हुए कि उसके पास मकड़ी जैसी मकड़ी को मारने का समय नहीं था। प्राणी क्रिस्टल को नष्ट करने के इरादे से हीरो की ओर आगे बढ़ा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ संकोच नहीं किया, उसने दूसरों को क्रिस्टल की रक्षा करने के लिए कहते हुए सुना क्योंकि उन्होंने एक राक्षस को फिसलने दिया था। उसे दुश्मन को हराने में केवल कुछ सेकंड लगे। उस समय उसने सोचा कि यद्यपि उन्होंने एक साथ अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी ताकत एक औसत खिलाड़ी के बराबर थी और वे स्ट्राइक कॉपी के लेवल के आसपास भी नहीं थे जिसे उसने जल्द ही हरा दिया था। उनके सामने नोटिफिकेशन प्रकट हुई जिसमें बताया गया कि उन्होंने 3 लहरों में से पहली से क्रिस्टल की रक्षा की है और अगली लहर 10 मिनट में आएगी। सभी राक्षसों को खत्म करने के बाद वे आराम करने के लिए बैठ गए। उनमें से एक ने टिप्पणी की कि हीरो वास्तव में कुशल, स्किल्ड था क्योंकि पहली नज़र में कोई भी नहीं कहेगा कि वो शुरुआती गियर के साथ एक मास्टर था। कुछ लोग उनसे 10 लेवल ऊंचे राक्षस को हराने में कामयाब रहे। तलवार वाला आदमी जिसने राक्षस को गुजरने दिया था, ग्रुप के 10वें सदस्य ने अपनी गलती के लिए खुद को दोषी ठहराया। यदि वो अचानक गायब नहीं हुआ होता तो बचाव में कोई कमी नहीं होती। गंजे व्यक्ति ने उसे आश्वस्त किया कि चिंता न करें क्योंकि समस्या पहले ही हल हो चुकी है। फिर वो हीरो की ओर मुड़ा और उसे चेतावनी दी कि अगली लहर में आपको बचाव में उनके साथ लड़ना होगा। ये पक्का करना होगा कि कोई राक्षस पास से न गुजरे। लियो के बगल में बैठे व्यक्ति ने सुझाव दिया कि वे हीरो को अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं ताकि उस पर ध्यान दिया जा सके। फिर उसने हीरो से पूछा कि वो ग्रुप में शामिल होने के विचार के बारे में क्या सोचता है। उसे अपना खुद का ग्रुप बनाने के लिए लोगों की तलाश करने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा एक साथ खेलकर हाई लेवल चुनौतियों से निपटा जा सकता है। हीरो को वास्तव में प्रस्ताव पसंद आया और यहां तक कि अपने समझौते के तुरंत बाद इसे स्वीकार करने पर भी विचार किया। काले कवच वाले व्यक्ति ने जैक से पूछा कि वो लियो के साथ जुड़ने के बारे में क्या सोचता है। जैक मुस्कुराया और दोहराया कि उसने ग्रुप में अपने प्रवेश का विरोध नहीं किया है, लेकिन कुछ शर्तें थीं कि नए सदस्यों को अपना फ़ोन नंबर और असली पता, रियल एड्रेस, देना होगा क्योंकि ये उन्हें ऐसी स्थितियों से बचाएगा। इससे पहले उन्होंने इसका सामना किया था। ये सुनकर हीरो कंफ्यूज हो गया था। लियो ने जवाब दिया, बस सुनता रहा। जैक ने बात करना शुरू कर दिया कि उन उपकरणों को प्राप्त करना कितना कठिन था और अंत में सैम ने सब कुछ अपने लिए ले लिया था। इस वजह से उन्हें अब राक्षसों के साथ समस्या थी। अगर लियो उनके साथ जुड़ना चाहता था तो उसे इन शर्तों को स्वीकार करना होगा। हीरो ने इसके बारे में सोचा और स्थिति को पूरी तरह से समझा, भले ही जैक और उसके सहयोगियों द्वारा दिखाई गई इन बातों के बाद किसी ने भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाया था। शैतानी मुस्कुराहट, जिसे नज़रअंदाज करना कठिन था, ने लियो को और भी अधिक शक में डाल दिया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद उसे छापे, रेड के लिए आमंत्रित करना था और कुछ सेकंड के लिए हर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि जल्दी से क्या किया जाए। लियो खड़ा हुआ और हॉल में बड़ी संख्या में मिड लेवल खिलाड़ियों को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि ये साफ तौर पर एक संयोग नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर उसे चुना था और जैसे ही वे छापे में प्रवेश करते थे, उन्होंने उसके प्रति दोस्ती दिखाई। फिर उन्होंने जानबूझकर राक्षस को ये देखने के लिए जाने दिया कि हीरो क्या कर रहा है। असली ताकत अंत में थी। उन्होंने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे पक्के तौर पर टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लियो ने नतीजा निकाला कि जो कुछ भी हुआ था उसके आधार पर वे जैक को देखकर उसके असली पते के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे तेज गुस्सा फैल रहा था। हीरो ने ये सुझाव देते हुए बात की कि वो शायद न्यू ऑर्डर गिल्ड के दर्पण क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था। उनके साथ जुड़ने से पहले उसने उन्हीं 2 लोगों की बातचीत सुनी थी जो न्यू ऑर्डर गिल्ड के बारे में बात कर रहे थे। उसके पास एक 20 वर्षीय लड़के का असली पता था जो हमलों को हरा सकता था। तब से किसी ने भी उस लड़के को दोबारा नहीं देखा था। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इस बात से खुश है कि उसके प्रयासों को विशेष रूप से लेवल 30 के हमलों को हराने के लिए पहचाना गया था।
इसके साथ ही हीरो को एहसास हुआ कि जैक ने उसके असली पते का पता लगाने के लिए सभी को वहां इकट्ठा किया था और फिर उसके साथ व्यवहार किया। जैक ने अपने असली व्यक्तित्व को छिपाने की कोशिश करते हुए दावा किया कि हीरो ने शायद हाथ में हथियार लेकर उसे कोई और समझ लिया था। हीरो ने कहा कि वास्तव में वो उनकी टीम में शामिल नहीं होना चाहता था, वो बस कुछ पैसे कमाने और एक छापे में इतनी मजबूत टीम के साथ अनुभव प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था। हालांकि उनके इरादों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसे अब और दिखावा नहीं करना चाहिए। आखिरकार वे दुश्मन थे और दुश्मनों को खत्म किया जाना चाहिए। जैक खौफनाक नज़र से हीरो को घूरता हुआ खड़ा हो गया, जबकि जैक की पूरी टीम ने उसे घेर लिया था। फिर उसने इस विचार का मजाक उड़ाते हुए बात करना शुरू कर दिया कि लियो ने सोचा कि वो 9 को हरा सकता है। सभी 10 लेवल ऊपर के खिलाड़ियों ने ग्रुप के सदस्यों में से एक ने चिल्लाते हुए हीरो पर पीछे से हमला किया कि वो अपमानजनक है। उसी समय लियो के सामने एक नोटिफिकेशन आई जिसमें बताया गया कि उसने अपने अगले हमले को 1500 डैमेज तक बढ़ाने के लिए 30 पावर पॉइंट्स खर्च किए थे, जिससे उसके पास 414 पावर पॉइंट्स और 450 का ज्ञान शेष रह गया। अगले ही पल तलवार चलाने वाला हमलावर मर गया और कई मीटर दूर फेंका गया। उन्होंने जो देखा उससे हर कोई दंग रह गया। उसने एक ही झटके में 10 लेवल से अधिक मजबूत विरोधी को मार डाला था। उससे अधिक उसके आसपास के लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि एक आदमी एक पल में अपने से बहुत अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को हरा देगा। मृत कैरेक्टर के शरीर में कुछ होने लगा, वो गहरे नीले रंग में चमकने लगा जैसे कि वो किसी चीज को सोख रहा हो और बदलाव के बाद किसी अन्य पदार्थ में बदल रहा हो। हीरो के सामने एक अनजान गोला दिखाई दिया, जिसे ब्लू मिलिट्री पर्ल नोट कहा जाता है। जब कोई खिलाड़ी हार जाता है तो सैन्य मोती गिर जाते हैं, एक रैंडम आइटम प्राप्त करने की संभावना होती है। पराजित खिलाड़ी के उपकरण या लिस्ट से हीरो ने गोला उठाया और गंभीर भाव के साथ पूछा कि 9 खिलाड़ियों को हराना असंभव क्या है। जैक गुस्से से भरा हुआ, ये विश्वास करते हुए उसे अलग करने के लिए तैयार था कि युवक जल्द ही ओवर कॉन्फिडेंस में था। जैक ने सभी को एक ही बार में हीरो पर हमला करने का आदेश दिया और वे सभी उसे जल्द से जल्द हराने की कोशिश करने लगे। बदकिस्मती से उनके लिए युवक अब रहम नहीं जानता था। कुछ सेकंड बाद पहली लड़की सिर में छेद वाले आदमी को हीरो ने एक एक करके मार डाला। वो जानता था कि उन दुश्मनों को मारकर वो उनके जिंदा रहने की संभावनाओं को छीन रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वो वहां नहीं मर सकता था। उसकी बहन खिलाड़ियों की पहचान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी, इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, उसे अपनी वर्तमान ताकत के साथ मजबूत बनने की जरूरत है। वो अपनी बहन की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा जब यू एंड वर्ल्ड ने उनकी दुनिया पर कब्जा कर लिया। तो हीरो ने फैसला किया कि उसे इसकी जरूरत है। टॉप पर चढ़ना था, लेकिन पहले उसे उन लोगों को खत्म करना था जो उसे भविष्य में रोक सकते थे। इसलिए अपने मकसद को पाने के लिए लियो ने उसके चारों ओर ढेर लाशों के पहाड़ को पार करने का फैसला किया। जैक और उसका पूरा दस्ता ये सोचकर स्तब्ध हो गया कि वे उसे क्यों नहीं मार सके, भले ही उनका लेवल हीरो की तुलना में बहुत अधिक था और उनके उपकरण बेहतर थे। युवक बेहद चिढ़ गया था, हालांकि उसने पहले से ही मान लिया था कि हीरो इतना मजबूत है क्योंकि उसने लेवल 30 के हमलों को हरा दिया था। जैक के सभी सहयोगियों ने क्लोन की कोशिश की थी, हीरो को ये मानने से रोकने के लिए कि यदि उसने उनमें से कुछ और को मार डाला तो वे काल कोठरी को साफ नहीं कर पाएंगे और अपने सभी संसाधनों को खो देंगे। हीरो ने उत्तर दिया कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस गुप्त दर्पण क्षेत्र में जा सकता है और वही कर सकता है जो उसने खोया है, वो एक ही दिन में ठीक हो सकता है। लेकिन उनके साथ ये अलग था कि उनके उपकरण खो जाएंगे और दर्पण क्षेत्र के किरदारों को हराने के लिए उनके पास ताकत या स्किल नहीं होगा। जैक और भी अधिक बन गया। चिढ़कर उसने कहा कि वो हीरो को गुप्त दर्पण क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन जवाब में वो केवल हंसा। फिर उसने जैक के सहयोगियों को मारना शुरू कर दिया। जैक को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि जैक उन्हें और अधिक मौतों को रोकने के लिए आदेश देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाता, उसके पीछे के 2 खिलाड़ी पहले ही मर चुके थे क्योंकि उसके सहयोगी हार रहे थे।
जैक को वो पल याद आया जब उसने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत किया था जिसने उससे कहा था कि अगर ऐसा हो सकता है तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र की दुनिया में टॉप खिलाड़ी बने रहना चाहिए। उस स्थिति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे हासिल करने के लिए क्या किया क्योंकि वो उनका समर्थन करेगा। हालांकि उन्हें देखते हुए उन्होंने कहा कि यदि वे विफल रहे तो वो न केवल उनका समर्थन करना बंद कर देंगे बल्कि ये पक्का करते हुए कि उन्हें तुरंत सजा दी जाएगी, उनके सभी अपराधों का खुलासा भी करेंगे। जब जैक हकीकत में वापस आया तो उसने महसूस किया कि उसके आसपास के सभी लोग मर चुके थे, केवल वो खुद को छोड़कर। लियो जैक को खत्म करने के लिए तैयार था लेकिन जैक मिन्नतें करने लगा और हीरो से उसे न मारने की गुहार लगाते हुए दया की भीख मांगने लगा। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल उसे गंभीरता से घूरते रहे, जिससे जैक और भी क्रोधित हो गया। उसे इतना दयनीय लगा कि उसे घृणा होने लगी। जैक ने कहा कि यदि उसे छोड़ दिया गया तो वो यान वर्ल्ड के बारे में राज उजागर कर देगा। लियो मुस्कुराया और उसे इधर-उधर घूमे बिना तुरंत बोलने के लिए कहा। जैक ने हीरो से उसे तुरंत मारने का वादा करने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय उसे कई मीटर पीछे फेंक दिया गया। लियो ने कहा कि चूंकि वो बात नहीं करना चाहता था, इसलिए शायद उसके लिए अगली दुनिया में जाना बेहतर होगा क्योंकि वो वास्तव में जानना नहीं चाहता था। राज फिर भी जैक लियो से कुछ मीटर की दूरी पर उतरा, लेकिन गायब नहीं हुआ या प्रभाव के बाद मोतियों में नहीं बदला। वो झटके से बचने में कामयाब रहा और कांपते हुए उठने की कोशिश की। ये हीरो लियो को आश्चर्यचकित कर देगा। आप जैक के लचीलेपन से प्रभावित थे, सोच रहे थे कि वो सीधे हमले से कैसे बच गया। अचानक उसने रेगिस्तान में गहरे से एक शोर सुना और तुरंत अंदाजा लगाया कि एक दूसरी लहर शुरू होने वाली थी। जैक ने कहा कि लियो को यूएन दुनिया के कुछ रहस्यों को जानना चाहिए क्योंकि उनके बिना वो नहीं था। जैक इतना मजबूत नहीं हो सकता था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो लियो को भी संभाल नहीं सका, जिसके कारण उसने सीनियर बनने के लिए सब कुछ रिपोर्ट करने की योजना बनाई और उसके बाद लियो को न केवल उससे निपटना होगा, बल्कि संभावना है कि वो जल्द ही मर जाएगा और अपने पैरों पर वापस आकर लेवल 1 पर लौट आएगा। जैक ने ये कहना जारी रखा कि हीरो ने वास्तव में सोचा था कि वो जैक जैसे अपने से अधिक मजबूत लोगों का विरोध कर सकता है। ये असंभव था क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह से लेवल बढ़ा सकते थे और जब गुप्त लियो को पता चला तो जैक बेकार हो गया। उसे यकीन था कि अब उसे कोई फायदा नहीं होगा। आदमी ने हीरो के लिए फिर से शर्त लगाना शुरू कर दिया कि वो उसे जाने दे, बदले में वो अपने राज को उजागर करेगा और साथ में वे शेषकाल कोठरी को खाली करने के लिए लियो की अविश्वसनीय ताकत का उपयोग कर सकते हैं। लियो ने मुस्कुराते हुए पूछा कि उसने क्यों सोचा कि वो आदमी मर जाएगा और अकेले काल कोठरी को साफ नहीं कर पाएगा। जैक को हीरो की बातों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो केवल 28वें लेवल का था और चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न हो, हर किसी की अपनी सीमाएं थीं। जहां जैक ने ऐसा माना, लेकिन अचानक हीरो ने पूछा कि अगर मेरे पास लेवल 56 के उपकरण होते तो क्या लेवल 35 की काल कोठरी को पार करना मेरे लिए आसान नहीं होता? जैक को लियो के शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। हीरो ने अपने हाथों में 2 मोती पकड़े और पूछा कि क्या ये किसी भी तरह से वो उपकरण है जिसके पास उसे नहीं होना चाहिए था। जैक ने उस आदमी के हाथों में नीला गोला देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या देख रहा था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और पक्की मुस्कान के साथ स्पष्ट आश्चर्य था। हीरो नीले गोले को खोलने के लिए चिल्लाया और एक पल में अपने उपकरण रिलीज करें। हीरो पीले और काले कवच पहने हुए दिखाई दिया। उसने एक ठंडा टैंक टॉप पहना था जो एक अविश्वसनीय बफ्स दे रहा था और ये एक बैंगनी रैंक भी था। बैंगनी रैंक का एक तेज लड़ाकू सूट उसके पूरे शरीर की रक्षा करता था, प्रतिरोध शक्ति, रेजिस्टेंस पावर, चपलता और लेवल 30 की आवश्यकता वाले कवच की पेशकश करता था। लड़ाकू दस्ताने संवेदना पर अधिक ध्यान देने के साथ समान गुण प्रदान करते थे, लेकिन ताकत को हटा दिया गया था। हाई स्पीड वॉयलेट रैंक के लड़ाकू जूते ने हीरो को प्रभावशाली चपलता प्रदान की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां था कटाना की तरह बैंगनी रंग की किरण ने लियो को 160 अटैक पावर का बोनस दिया और उसकी रक्षा में भी 30 की वृद्धि की। अब हीरो के पास अविश्वसनीय आंकड़े थे और उसकी युद्ध शक्ति की गणना करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ लेवल 46 की क्षमता थी। उसने टिप्पणी की कि उसे उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो अभी-अभी उसके हाथों मरे थे क्योंकि उसे मुफ्त उपकरण प्राप्त हुए थे।
अब इस गियर के साथ उसकी युद्ध क्षमताएं 3 गुना से अधिक बढ़ गई हैं, जिससे पता चलता है कि उसके विरोधी वास्तव में उसे हराने के लिए अच्छे अवसरों का लाभ उठाने में विफल रहे हैं। जैक का चेहरा पूरी तरह से स्तब्ध था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लियो ने अपने गुणों को लगभग 3 गुना कर दिया है। कुछ ही पलों बाद उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उसे परेशान करने लगा था, आश्चर्य गुस्से और नफरत में बदल गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हीरो कितना भी मजबूत क्यों न हो जाए, वो अकेले कालकोठरी को साफ नहीं कर पाएगा, जो कि असंभव था। उनके आसपास राक्षसों की आवाजें अविश्वसनीय गति से आ रही थीं, फिर राक्षसों में से एक ने क्रिस्टल पर छलांग लगा दी। हीरोज ने जो भी करीब आया उसे मार डाला। एक चींटी को मारने के बाद बिना पलक झपकाए सैकड़ों चींटियां दिखाई देने लगीं, पीछे से सैकड़ों चींटियां उसे मारने और उसके लेवल को रद्द करने की कोशिश कर रही थी। लियो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी, उसने एक एक करके चींटियों को मार डाला और उन्हें जीतने का मौका दिया। लियो को पता था कि अगर वो नहीं जीता तो वो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाएगा। पर्ल के प्रभाव के लिए धन्यवाद। उसका इरादा अपनी बुद्धि का उपयोग करके सभी तरफ से उस पर हमला करने वाले कीड़ों को खत्म करने का नहीं था, वो बहादुरी से क्रिस्टल की भी रक्षा करने के लिए तैयार था। यद्यपि दुश्मन हर दिशा से आ रहे थे, उनका जीवन खतरे में था और उन्हें जीत सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने एक के बाद एक चींटियों को हरा दिया, लाशों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन ये अंतहीन लग रहा था। जब लियो की हेल्थ लगभग शून्य हो गई, उन्होंने एक उपचार मंत्र, हीलिंग स्पेल, का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें बिना ताकत खोए लड़ाई जारी रखने की अनुमति मिली। इस बीच जैक कुछ चींटियों को मारने में कामयाब रहे। उन्होंने हीरो को मना किया, स्वास्थ्य खराब था, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि लियो ने तुरंत खुद को ठीक कर लिया। जैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि लियो दुर्लभ औषधि, रेयर पोशन, का उपयोग कर रहा था और चिल्लाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैक का मानना था कि अगर वो सिर्फ चकमा देता है तो वो लियो से आगे निकल सकता है। लियो ने जैक पर ध्यान नहीं दिया, जो अपने आसपास के प्राणियों को मारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जैक चिल्लाता रहा कि लियो को उसके अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन लियो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जैक को अपने वजूद की चिंता करनी चाहिए। वो आसानी से राक्षसों को नष्ट कर सकता है और किसी तरह स्थिति को संभाल सकता है। इसलिए लियो ने टिप्पणी की कि भले ही जैक दया की भीख मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाएगा। इन शब्दों ने जैक को और भी अधिक क्रोधित कर दिया, लेकिन वो नहीं बचा सका। विश्वास है कि ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी वो जानता था कि वो इस तरह के बयान देने में इतना आत्मविश्वासी और साहसी था। जैक ने सतर्क रहते हुए देखा कि एक चींटी उस पर बगल से हमला करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत उसे मार डाला। इस बीच लियो ने प्रभावशाली संख्या में राक्षसों को खत्म करना जारी रखा। उसका स्वास्थ्य फिर से न्यूनतम हो गया था, लेकिन उसने अपनी उपचार क्षमता का एक बार फिर से उपयोग किया, लगातार लड़ाई जारी रखी। घंटों बीत गए क्योंकि उसने चींटियों को मार डाला। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, उसके चारों ओर केवल लाशों का एक क्षेत्र था, लेकिन प्राणियों ने हमला करना बंद नहीं किया। क्रिस्टल। जैक ने बड़ी संख्या में मृत राक्षसों को देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या देख रहा था। उसने सोचा कि लियो के पास इतनी सारी उपचार औषधि होना असंभव था, क्योंकि उसने जिस मात्रा का उपयोग किया था वो किसी भी खिलाड़ी द्वारा ऐसी चुनौती के लिए ले जा सकने वाली मात्रा से कहीं अधिक थी। जबकि जैक शवों के ढेर को देख रहा था, जब एक राक्षस अचानक उसका हाथ पकड़ रहा था और भारी डैमेज पहुंचा रहा था, उसका स्वास्थ्य फिर से न्यूनतम स्तर पर गिर गया था। वो जल्दी से एक उपचार औषधि का उपयोग करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना सामान खोला तो उसने देखा कि ये खाली था। इससे वो कंफ्यूज हो गया और उसे एहसास हुआ कि ये अंत था। उसका स्वास्थ्य सबसे निचले स्तर पर था और दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। राक्षस ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया, उस पर लगातार हमला करते हुए उसके शरीर के हर संभव हिस्से को घायल कर दिया। ऐसी विकट स्थिति में भी जैक ने अभी भी इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वो पहले मरेगा और लियो को उससे पहले मरते हुए नहीं देख पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने हीरो की ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि लियो अभी भी सभी दुश्मनों को बिना किसी परेशानी के मार रहा है। उसने फैसला किया कि लियो को अपनी जिद की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही वो लॉबी में मर गया,
युवक चेहरे पर मुस्कान के साथ सब कुछ देखता रहा क्योंकि वो थोड़ा भी थका नहीं था और अभी भी उसके पास बहुत ताकत थी। उसने वास्तव में उन सभी राक्षसों का सामना करने का आनंद लिया जो उस पर हमला कर रहे थे। आखिरकार इस तरह उसने अनुभव और युद्ध कौशल प्राप्त किया। उसी समय जैक को लॉबी में भेजा गया था, उसके लेवल को रद्द कर दिया गया था। हीरो की स्क्रीन पर एनिमेशन दिखाई दिया जो दर्शाता है कि उसकी टीम में केवल एक ही व्यक्ति बचा है। सभी शर्तों को पूरा करने पर काल कोठरी को पूरा करने का इनाम 10 गुना बढ़ जाएगा। कई घंटों तक कीड़ों से लड़ने के बाद हीरो अपनी सांस लेने की कोशिश में थककर जमीन पर बैठ गया और पराजित चींटियों की प्रभावशाली संख्या ने उसे घेर लिया। सभी को उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया और अंत में हमले की लहर बंद हो गई। कीड़ों ने उस पर हमला करना बंद कर दिया और शवों के पहाड़ को देखकर उसे राहत महसूस हुई, ये जानते हुए कि दूसरी लहर से पहले चींटियां गायब हो जाएंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे नहीं पता होगा कि क्रिस्टल कहाँ है और वो उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा जो उससे बहुत दूर नहीं है। उसने शिलालेख में सुनहरे गोले को देखा। सुनहरे गोले ने खिलाड़ी को एक मृत खिलाड़ी की लिस्ट से 3 रैंडम आइटम प्राप्त करने की अनुमति दी। जैसे ही उसने गोला देखा लियो तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ खड़ा हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे वास्तव में सुनहरा गोला मिल गया है, जैसा कि उसने दर्पण प्रतिलिपि प्रबंधक से आशा की थी। अंत में उसने हीरो के सुनहरे अयस्क ओरे के पास आकर कुछ सही किया और उसे उठाया और एक पल के लिए सोचा, ये जानते हुए कि उसके पास बहुत अधिक संज्ञानात्मक शक्ति नहीं बची है। उसके पास आराम करने के लिए लगभग 10 मिनट होंगे जो स्वाभाविक रूप से उसकी आधी ताकत को बहाल कर देगा, जो उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि वो तीसरी और अंतिम लहर में था। अब उसे एहसास हुआ कि उसे जुकोव पर इतनी जल्दी हमला नहीं करना चाहिए था, उसे आखिरी लहर की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। अब वो जो कुछ कर सकता था, उसे उम्मीद थी कि सुनहरा गोला लाएगा। स्वर्णिम गोला खोलने के लिए शब्द बोलने पर उसे अंतिम लहर का सामना करने में मदद करने के लिए कुछ मूल्यवान उपकरण और वस्तुओं के बीच चयन की पेशकश करते हुए एक नोटिफिकेशन दिखाई दी। लियो ने लॉजिकल सोचना शुरू कर दिया कि उसकी ताकत, चपलता और कवच जल्द ही 100 अंक तक पहुंच जाएंगे। उसने सोचा कि क्या उसे ऐसे उपकरण मिल सकते हैं जो इन 3 विशेषताओं को बढ़ाएंगे और उसके युद्ध कौशल को बढ़ाएंगे, इसलिए उसने तुरंत उपकरण विकल्प का चयन किया। एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि सिस्टम गोला खोल रहा है और उपकरण खुल जाएगा। निकाले जाने पर उन्हें बैंगनी और भूरे रंग के एम्बर उपकरण का एक सेट मिला, जिसने उन्हें 10 चपलता और 5 धारणा प्रदान की। ठीक उसी दूसरी अंगूठी हीरो के दाहिने हाथ में गिरी। तीसरी वस्तु जो उन्हें मिली वो एक बैंगनी श्रेणी की पेंडुलम पिस्तौल थी, जिसने उन्हें 200 ताकत, 30 बुद्धि और प्रत्येक हमले की डैमेज को 3 गुना करने या लक्ष्य को आश्चर्यजनक करने के अलावा लॉक करने का कौशल दिया। पिस्तौल में एक ऑटोमैटिक रिलोड फीचर भी था, लेकिन पूरी तरह से रिचार्ज करने में 1 मिनट का समय लगा। लियो सदमे में था और विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो क्या था। उसे देखना अविश्वसनीय था और उसका मानना था कि ये उसका भाग्यशाली दिन था क्योंकि उसने न केवल अपने सभी उपकरणों के लिए बफ्स प्राप्त किए, बल्कि अपने आंकड़ों तक पहुंचने के लिए अपने मुख्य हथियार को भी बढ़ाया। हीरो ने देखा कि उसकी 4 विशेषताएं 100 अंक से अधिक हो गई थीं, जिससे वो बहुत खुश हुआ। इसका मतलब था कि उसका युद्ध कौशल पहले से कहीं अधिक मजबूत था। थोड़ा सोचने के बाद लियो को एहसास हुआ कि अगर ये उन लोगों के लिए नहीं होता जिन्होंने उस पर हमला किया था तो वो इतना मजबूत नहीं बन पाता, इसलिए उसने उन्हें धन्यवाद देने का फैसला किया। हीरो ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। वो युद्ध में प्रवेश करने के लिए तैयार था, ये जानते हुए कि वो केवल लेवल के मामले में पीछे था, लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल को उस कालकोठरी से बचाया, वो टॉप खिलाड़ियों तक पहुंच जाएगा। अब हमें रात में शहर में ले जाया जाता है, जहां हम खुद को एक कमरे में पाते हैं, जहां मौत के बाद खिलाड़ियों को फिर से जिंदा किया जाता है। जैक कमरे के बीच में सिर झुकाकर अपने बॉस से बात कर रहा था और कह रहा था कि लियो के पास निश्चित रूप से कुछ प्रकार का राज था जिसने उसे अपने लेवल से अधिक गुण रखने की अनुमति दी थी। जो कुछ भी हुआ था, जैक ने दावा किया कि अगर ये सच नहीं होता तो वो हीरो के हाथों नहीं मरता। उसने अपने बॉस से कहा कि भले ही वो उस पर विश्वास न करे, उसे बर्बाद हो चुके किंगडम कालकोठरी की जटिलता को समझना चाहिए। लेवल 28 के खिलाड़ी का लेवल 35 कालकोठरी को अकेले पार करना बहुत अधिक था और निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी,
वरना वो सभी को मारने में सक्षम नहीं होता। बॉस ने जैक को नफरत के साथ देखते हुए कहा कि वो उसे कुछ दिनों में एक और मौका दे रहा है जिसकी उसे जरूरत थी। लेवल अप और एक बॉस व्यक्तिगत रूप से लियो से निपटने के लिए दूसरों को भेजने से निपटेगा। जैक ने उसे एक और मौका देने के लिए लीडर को धन्यवाद दिया और कहा कि वो कोशिश करेगा। अब हम एक अनजान कैफे में हकीकत पर लौटते हैं जहां यान नान पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसका पूरा परिवार गेम खेल रहा था। लड़की ने कहा कि न केवल वे खेल रहे थे बल्कि वे आश्चर्य की तरह बहुत सारे पैसे भी कमा रहे थे। यूनियन को ये समझने में परेशानी हो रही थी कि क्यों, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हर दिन उनके साथ लेवल बढ़ाने के लिए मजबूर किया। वो पहले से ही थकी हुई थी और वो अब ऐसा नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसके माता पिता चाहते थे कि नान खेलती रहे, वो इसे अपने तरीके से करना चाहती थी। अचानक लड़की खड़ी हो गई और उसने यान से पूछा कि वो और उसका भाई उसके घर पर गणना खेल काउंटिंग गेम में उसके साथ क्यों नहीं खेलते। उसने कहा कि उसके भाई के साथ खेलने में मजा आएगा। यान इस सुझाव से बहुत आश्चर्यचकित थी कि उसके पास खेलने के लिए कोई उपकरण नहीं था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि ये उसके लिए नान और उसके भाई को एक साथ लाने का मौका था। अगर वे एक साथ खेलते तो ये सफल होता और उसे बस इतना ही करना था। वो किसी बहाने से घर छोड़ रही थी और उन्हें अकेले रहने दे रही थी। ये उसकी अविश्वसनीय रूप से चालाक योजना थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे उसके घर जाएं। अब वो हीरो के पास लौट आई जिसने अपनी ओर बढ़ती तीसरी लहर का सामना करना शुरू कर दिया था। वो अपने विरोधियों को एक के बाद एक हरा रहा था। लियो ने कभी भी इतनी ताकत महसूस नहीं की थी जितनी उसने उस समय महसूस की जब उसने उपकरण लगाया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की हर कोशिका विशेष रूप से दबाव में विकसित हो रही है। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथों में ब्लेड और भी हल्का हो गया, उसके कदम तेज और अधिक चुस्त हो गए और उसकी छलांग की ऊंचाई ने उसे अपने आसपास के सभी प्राणियों से ऊपर उठने की अनुमति दी। उन क्षणों में वो भीड़ के बीच अविश्वसनीय रूप से राजसी महसूस कर रहा था। लियो ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका ध्यान एक प्राणी की ओर खींचा जिसने उसे थोड़ा कंफ्यूज भी किया, लेकिन उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें नहीं हटाईं। उसने अपना सबसे मजबूत हमला शुरू करने का फैसला किया, नीचे छलांग लगाकर और एक ही हमले में चींटियों की पूरी भीड़ को मार डाला। लेकिन ये उसके लिए पर्याप्त नहीं था। वो और अधिक ताकत, अधिक कौशल का अनुभव करना चाहता था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने चींटियों को नष्ट कर दिया। वो उन स्थानों पर पहुंचना चाहता था जिन्हें वो पहले केवल देख सका था। तभी वही प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ जिसे उसने पहले देखा था, जबकि वो सभी राक्षसों से ऊपर था। ये लेवल 35 का स्पाइडर बॉस था। बिना किसी हिचकिचाहट के हीरो ने इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। अचानक लियो के सामने नोटिफिकेशन आने लगीं। कैरेक्टर को विशेष रूप से काल कोठरी को साफ करने के लिए बधाई मिली। पुरस्कारों के साथ साथ उसने अनुभव की एक प्रभावशाली राशि -360,000 प्राप्त की, जिसे 10 से गुणा किया गया था। इसके अलावा पात्र को काल कोठरी में खोए प्रत्येक सहयोगी के लिए काल कोठरी रक्षक, डंजन डिफेंडर का खिताब मिला। खिलाड़ी के आंकड़े 10% बढ़ गए। अब लेवल 36 तक पहुंचने पर उसके आंकड़े अविश्वसनीय रूप से उच्च हो गए थे। उसने भारी मात्रा में अनुभव प्राप्त कर लिया था और उसकी विशेषताएं डैमेज, रक्षा, सहनशक्ति, ताकत, चपलता, वितरण, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक शक्ति के लिए बुद्धिमत्ता धारणा बिंदु आश्चर्यजनक थे। लेवल 30 पर वो एक विकास पथ चुनने में सक्षम था। विकल्पों में से एक मौन साइलेंस एक सटीक था। वो क्षमता जिसका उपयोग करने पर सभी क्षमताओं को 5 सेकंड में रीसेट कर दिया जाता था। लागत 50 संज्ञानात्मक शक्ति बिंदु थी और प्रत्येक लेवल अप क्षमता के साथ 1 सेकंड और जोड़ा जाता था। दूसरे विकास विकल्प को कैद इम्प्रिजनमेंट कहा जाता था, जो राक्षस को हराने के बाद 10 सेकंड के लिए दुश्मन को उनके शुरुआती बिंदु पर बांध देता था। पात्र संतुष्ट होकर बैठ जाता था और विश्वास नहीं कर पाता था कि उसने इतने शक्तिशाली प्राणी को अकेले ही मार गिराया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस बात से रोमांचित था कि कुछ ही घंटों में वो कितना मजबूत हो गया था, जिस पर उसके लिए खुद विश्वास करना मुश्किल था। अब हम शिफ्ट हो गए हैं असली दुनिया से हीरो के घर की ओर। आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी
से असली हकीकत की ओर बढ़ते हुए लियो ने ताज़ी हवा पाने के लिए बालकनी पर कदम रखा और अपने कार्यों को प्रतिबिंबित किया और अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर गर्व महसूस किया। वो केवल अपनी बहन को उतना ही मजबूत बनाने के लिए गेम में फिर से प्रवेश करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वो भविष्य में खुद की रक्षा कर सके। अचानक लियो ने अपने पीछे किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बहन घर लौट आई थी। लड़की खड़ी थी, हॉलवे में गेम में प्रवेश करने के लिए एक उपकरण पकड़ रहा था। उसने कहा कि उपकरण प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो भाग्यशाली थी कि उसके पास एक अद्भुत दोस्त नान था जिसने उसे इसे प्राप्त करने में मदद की थी। हालांकि उपकरण के कारण उसका संपर्क टूट गया था। लड़की कमरे में प्रवेश कर गई और किसी ने कुछ सेकंड के लिए उसका पीछा किया। लियो सदमे में था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन वाई वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए एक उपकरण प्राप्त करने में कामयाब रही है। लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, वो अविश्वसनीय रूप से खुश हो गया क्योंकि अब वो उसके साथ यान के साथ खेल सकती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने कहा कि चूंकि न्यान ने उसके लिए उपकरण प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसे उचित रूप से धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जिसका मतलब था कि न्यान को बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ रहना होगा। न्यान ने लियो को बनाया और बदले में वो विश्वास नहीं कर सका कि ये वास्तव में प्रवेश करने के लिए एक उपकरण था और दुनिया जो उसके लिए अद्भुत थी। हालांकि उस पल में लड़की को नज़रअंदाज कर दिया गया और वो काफी नाराज थी। लियो ने बॉक्स पकड़ लिया और पूछना शुरू कर दिया कि वे उस तक डिवाइस कैसे पहुंचाने में कामयाब रहे। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, जो सबसे ज्यादा मायने रखता था वो था अब उनके पास उपकरण था। उसकी बहन इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका भाई अपने बगल वाली सुंदर लड़की पर ध्यान भी नहीं दे रहा था और इसके बजाय अपने खिलौने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये जानते हुए भी कि लड़की अब उस समय उनके साथ रहेगी, न्यान बहुत आश्चर्यचकित थी कि कुछ उपकरण लियो को इतना खुश कर सकते हैं। अब हम समय में एक दिन अज्ञात लेवल 40 काल कोठरी में वापस जाते हैं। एक उज्ज्वल चंद्रमा के नीचे एक विशाल जंगल। आसपास के क्षेत्र में कई लोग कैंप फायर के आसपास बैठे थे और इस तथ्य पर चर्चा कर रहे थे कि क्या वे लेवल 40 में प्रवेश करेंगे। काल कोठरी में वे अपने मुनाफे को बढ़ाते हुए दूसरी टीम से आगे निकल जाएंगे। उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत लड़की के बारे में भी बात की, जिसकी बदौलत उन्हें एक गांव मिला। ये लड़की न्यू ऑर्डर ग्रुप का हिस्सा थी और उसकी टीम सभी टीमों के साथ तीसरे स्थान पर थी। उसका नाम वाईसी था। अचानक चाओयांग नाम के एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और कहा कि वो काल कोठरी को पार करने के बाद पहली टीम में शामिल होने का अनुरोध कर सकती है, जिससे उसके विकास में तेजी आएगी। वो उलझन में थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है और उसके दृष्टिकोण को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद टीम के सदस्यों में से एक ने कप्तानों से कहा कि यदि WXI चली गई तो वे उतनी तेजी से विकास नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उस व्यक्ति की चिंताओं को खारिज कर दिया और चर्चा करना शुरू कर दिया कि अगर YXI ने टीम को छोड़ दिया तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने उसमें बहुत निवेश किया था और उसे जाने नहीं दे सकते थे, खासकर जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कप्तान ने गहरी सांस ली और कहा कि वे अपनी भावनाओं के कारण किसी को रोक नहीं सकते। उनका मानना था कि भले ही वो उच्चतम पद पर पहुंच गई हो, नया आदेश वो उन्हें नहीं भूलेगी। कप्तान ने इसकी पुष्टि करने का फैसला किया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सीधे जवाब देने के लिए कहा। उसने केवल YX की मुस्कुराहट देखी। प्रतिभागी ने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि वो बस उसे शुभकामनाएं नहीं दे सकता क्योंकि वो नई ऊंचाइयों पर चली गई। एक अन्य टीम के साथी ने कैथ के शब्दों से सहमति जताते हुए कहा कि वो बिल्कुल सही था और YX की प्रगति को रोकने का कोई कारण नहीं था, वे बस बहुत कमजोर थे। हर किसी ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर लड़की ने संघर्ष किया पहली टीम वे उसे वापस लेने के लिए इतने इच्छुक नहीं थे। ये बिल्कुल पहले की तरह था जब वो पहली बार टीम में शामिल हुई थी तो उन्होंने उसकी हर उस चीज में मदद की थी जिसकी उसे जरूरत थी। हर कोई लड़की के प्रति अविश्वसनीय रूप से दयालु था और जवाब में उसने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया, उन्हें अपने भाई कहा और कहा कि वे उसके प्रति बहुत दयालु थे क्योंकि वे इतने दयालु थे कि वो ये सब कहने के बाद एक आखिरी एहसान मांगना चाहती थी। वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी,
उसके आसपास के सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि उसका क्या मतलब था। कुछ सेकंड के बाद सन्नाटा छा गया। एक चकाचौंध रोशनी दिखाई दी, टीम के सभी सदस्य बेजान होकर गिर पड़े। जो लोग अभी भी जिंदा थे, उन्होंने उपचार क्षमताओं का उपयोग किया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे थे। सफेद सी जो इतने समय तक उनके साथ थी, उसने उन्हें धोखा दिया था। वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनना चाहती थी, लेकिन उसका लेवल इतना ऊंचा नहीं था कि उसने कालकोठरी के इनाम को सक्रिय करने का फैसला किया। इस तरह वो संयुक्त राष्ट्र की दुनिया की सबसे मजबूत खिलाड़ी बन जाएगी। कप्तान उन सभी के बाद उससे नाराज था। उसके लिए ऐसा करने से उसने उनकी दयालुता का बदला चुकाया। वाइटी फिर से हंसी और अपना हाथ लहराते हुए कहा कि इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक खेल है और वे किसी भी समय फिर से जिंदा हो सकते हैं और फिर से ऊपर आ सकते हैं। कप्तान एक और शब्द नहीं सुनना चाहता था और उसे नरक में जाने के लिए कहा। वो एक कृतघ्न, अनग्रेटफुल प्राणी थी और उसने उस पर हमला किया। WXI ने गोलियों को आसानी से चकमा दे दिया और उसे याद दिलाया कि उसने उन्हें कई बार पहना था, भले ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में उस पर कितनी भी गोलियां चलाई हों। गोलियों की गति सीमित थी, इसलिए गोलियों की गति सीमित थी। 100 से अधिक चपलता अंकों वाले खिलाड़ी को पकड़ नहीं सका। फिर वो तेजी से कप्तान के पीछे चली गई और उसकी गर्दन में छेद कर दिया। Y11 ने ठंड से दोहराया कि ठंडा स्टील एक पूरी तरह से अलग मामला था, ये उपयोगकर्ता की विशेषताओं पर निर्भर करता था। गति और डैमेज सीमित नहीं थी, इसलिए वो कप्तान को आसानी से मार सकती थी। अगले दिन हमें लेवल 45 कालकोठरी में ले जाया गया, जहां 20 लोग एक मानव जैसे राक्षस से लड़ रहे थे। कप्तान ने बताया कि कई लोगों के पास उपचार के सामान खत्म हो गए थे और पूछा कि क्या उनके पास है। न्यू ऑर्डर के स्ट्राइक के रूप में जाना जाने वाला कैप्टन पर्याप्त रूप से स्टॉक कर रहा था, प्रभावशाली ताकत के साथ लड़ रहा था, जबकि उसके आसपास के सभी लोग उसके कौशल की प्रशंसा कर रहे थे। वो असाधारण रूप से कुशल था, लेकिन उसकी ताकत में एक खामी थी, उसे पर्याप्त शक्ति जमा करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। हालांकि एक बार जब वो पूरी ताकत तक पहुंच गया, तो सबसे बड़े राक्षसों ने भी कोई चुनौती नहीं दी। कैप्टन लेवल 45 पर था और उसके बगल में न्यू ऑर्डर से धधकती हुई आग थी, जिसे ब्लेजिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो लड़ाई के दौरान लेवल 45 पर भी था। कैप्टन ने देखा। समान शक्ति वाले एक अन्य खिलाड़ी ने तुरंत सवाल किया कि क्या ये खिलाड़ी दुश्मन था या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वे अपने साथ शामिल होने के लिए मना सकते थे। मास्टर ने तुरंत जवाब दिया कि इस खिलाड़ी ने दर्पण क्षेत्र के प्रभारी कप्तान को मार डाला था। ये आश्चर्य इतना अधिक था कि उसने अविश्वास में अपना सिर खुजलाया। फिर कप्तान ने सफेद नाम की एक लड़की के बारे में पूछा और वो घटनास्थल पर क्या कर रही थी। फिर नियंत्रण क्षेत्र के बाहर एक जंगल में चली गई। एक लड़की एक चट्टान के किनारे खड़ी होकर अपने सिस्टम स्क्रीन को देख रही थी। उसे एक निजी प्राइवेट प्राप्त हुआ। धधकती आग से संदेश ने उसे सूचित किया कि उसे एक नए खिलाड़ी से मिलने की जरूरत है, हमारे हीरो की शक्ति। सफेद एक्स उत्साह से मुस्कुराई जब उसने संदेश पढ़ा तो इसमें खिलाड़ी को मारने या भर्ती करने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन वो जानती थी कि शक्तिशाली खिलाड़ी दुर्लभ थे। यदि वो हीरो को गिल्ड में भर्ती कर सकती है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो गिल्ड के लाभ के लिए सब कुछ कर रही है। हालांकि अगर उसने उसे मार डाला तो ये गिल्ड के विकास के खिलाफ होगा। मास्टर ने ये देखकर इसकी परवाह नहीं की। हमारे हीरो का भविष्य और फैसला पूरी तरह से उस पर छोड़ दिया। लड़की अपनी योग्यता को महत्व देते हुए जानती थी कि उसे या तो हीरो को भर्ती करके या उसे हटाकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। कुछ विचार के बाद उसने फैसला किया कि वो उसे मार डालेगी।